लोगो डिज़ाइन टाइप्स या स्टाइल जो भी आप कहें उस बारे में होने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको 6 ऐसे स्टाइल्स बताऊंगा जो कि आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। ये कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं जो कि मैंने अपने लर्निंग के प्रोसेस में सारा कुछ सीखा है, उस बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो बगैर कुछ जाली एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो सबसे पहला जो मैंने स्टाइल डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है ग्राफिक सिंबल का। ना जब भी किसी भी बंदे को कहा जाता है लोगो डिज़ाइनिंग का, तो उसके जहन में एक ग्राफिक सिंबल आता है। और ग्राफिक सिंबल क्या होता है कि इस तरह का, जैसे कि स्क्रीन पे आपको एक सिंबल शो हो रहा है, इस तरह का सिंबल हो सकता है। और या अगर आप इसकी टाइप रिमूव कर दें तो जो पीछे सिंबल है उसको ग्राफिक सिंबल कहेंगे। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये जितने भी लोगो डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊँगा ये मेरे डिज़ाइन नहीं हैं, ये मेरे गुरु जी के डिज़ाइन हैं। और सोर्स मैं मैंशन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन होगा और स्क्रीन पर भी सोर्स आपको मिल रहा होगा। ठीक है जी, तो इस तरह का जो स्टाइल है इसको, यानी कि आपका कोई भी ग्राफिक सिंबल हो, आप नाइकी का सिंबल भी ले सकते हैं या ये सिंबल ले लें, कोई भी सिंबल ले लें, इस तरह का सिंबल का अगर लोगो होगा तो वो ग्राफिक सिंबल लोगो की कैटेगरी में आता है। नाउ इसका मसला ये होता है कि इसको इजीली आप देख के बता नहीं सकते कि लोगो किस बारे में होने वाला है या लोगो किस मकसद के लिए बनाया गया है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता किसी भी लोगो डिज़ाइनिंग में। हाँ, अगर इसके साथ टाइप को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये एक थोड़ा सा मीनिंगफुल लोगो बन सकता है। जैसे कि ऊपर वाले केस में मैंने आपको बताया था, अगर सिर्फ पीछे वाला सिंबल आपको दिखाया जाए तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ये लोगो किस बारे में होने वाला है। लेकिन अगर टाइप बता दी जाए कि यार ये किसी स्पा का लोगो है तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ जब किसी भी ग्राफिक सिंबल के साथ कोई टाइप इंक्लूड कर दी जाए तो वो एक मॉड्यूलर लोगो बन जाता है। उसको मॉड्यूलर लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी में हम लेके आते हैं। नाउ मॉड्यूलर लोगो डिज़ाइंस कौन कौन से होते हैं? मॉड्यूलर लोगो डिज़ाइन के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाली एग्जांपल है। नाउ इस केस में आपके पास ग्राफिक सिंबल भी अवेलेबल है एंड देन आपके पास टाइप भी लिखी हुई है जो कि बता रही है कि ये एक ओपन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाउंडेशन है। और इसी तरह के जितने भी लोगोज होते हैं जिनमें आपके पास ग्राफिक सिंबल के साथ टाइप लगी आ जाए वो थोड़े से मॉड्यूलर डिज़ाइन की तरफ चले जाते हैं। नाउ मॉड्यूलर डिज़ाइन 99% ऑफ टाइम्स अगर आप कोई लोगो देखेंगे तो वो आपको मॉड्यूलर डिज़ाइन पे मिलेगा। तो कोशिश करें कि लोगो डिज़ाइन मॉड्यूलर अगर आपने बनाना है तो उसको आप डिफरेंट सेटिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको उन सेटिंग्स का नहीं पता कि किन सेटिंग्स में आपको यूज़ करना है वो लोगो, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि मॉड्यूलर लोगो की डिफरेंट स्टाइल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ना जो थर्ड लोगो मैंने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है आइकॉनिक लोगो का। ना इसका बिल्कुल ही ऊपर एक लोगो है जो कि सेम कंपनी के लिए बनाया गया है। और अगर आप मुझे इस टाइम पे कह सकते हैं कि ये भी तो मॉड्यूलर लोगो हो सकता है, एंड यस मॉड्यूलर लोगो हो सकता है। लेकिन मॉड्यूलर लोगो एंड आइकॉनिक लोगो में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप मॉड्यूलर लोगो को देखें, मैं आपको साइड बाय साइड रख के दिखा देता हूँ। अगर आप नीचे वाले लोगो को देखें जो कि एक मॉड्यूलर लोगो है, इसमें आपको जो ग्राफिक सिंबल है वो ये नहीं बता रहा कि ये कंपनी किस बारे में होने वाली है और ये कंपनी क्या करती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप ऊपर वाला आइकॉनिक लोगो डिज़ाइन देखें तो वहाँ पर आपको आइडिया हो सकता है कि देखिए आपके पास एक की होल बना हुआ है जो कि थोड़ी सी सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन एक शील्ड बनी हुई है वो भी किसी सिक्योरिटी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये लोगो किसी सिक्योरिटी फाउंडेशन या इस चीज़ के बारे में होने वाला है। आइकॉनिक लोगो और मॉड्यूलर लोगो में यही डिफरेंस होता है। आइकॉनिक लोगो आपको स्टैंड अलोन जो सिंबल होता है वो भी कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर कंपनी की नहीं तो कम से कम इंडस्ट्री के बारे में बता रहा होता है कि किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है कि लोगो। तो आइकॉनिक लोगो और मॉड्यूलर लोगो में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इस टाइप के मैंने लोगो की बात करनी है, यानी कि जो फोर्थ टाइप का लोगो है वो होगा लोगो टाइप। नाउ लोगो टाइप्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे इस बारे में, और आपने फेडेक्स की एग्जांपल देखी होगी और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल आपने देखी होंगी जो कि लोगो टाइप में आती हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें हम सिर्फ टाइपोग्राफी को यूज़ नहीं करेंगे लेकिन थोड़ी सी उस गेम को अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये लोगो है डिलक्स। अब ये एक सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी, यही कहेंगे इसको, दूसरी चीज़ नहीं बताएंगे, उस बारे में है। और इसमें कस्टम टाइप यूज़ की गई है एंड देन उसको एक एनकैप्सुलेटेड टाइप में भी लेके जाया गया है। एंड नाउ एनकैप्सुलेटेड लोगो एक लोगो का स्टाइल है, उसमें उसको मैं इस कैटेगरीज में डिस्कस नहीं करने वाला। तो ये एक आपने लोगो टाइप को लेके एनकैप्सुलेशन बनाई है उसकी, या आप जिसको बैज टाइप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं लोगो टाइप को। या जैसे कि अगर आप देखें कि अगर कोई हैमबर्गर टाइप कंपनी है और आपने देखें कि इसमें जो मेन फोकस है वो आपकी लोगो टाइप है, एंड देन उसमें हमने कुछ सेकेंडरी एलिमेंट्स ऐड करके उसको लोगो टाइप को थोड़ा सा एक अच्छा लोगो टाइप बनाया है। सेकंड एग्जांपल इसकी ये हो सकती है। अनदर एग्जांपल अगर आप देखें तो आप इसको, जिस तरह कि मैंने बताया था कि आप बैच की लुक देख सकते हैं, तो आप ये भी है तो लोगो टाइप ही, यानी कि सिर्फ टाइप लिखी है, उसमें आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग की है और थोड़े से सर्कल्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए हैं। बाकायदा अगर आप देखें तो ये मॉड्यूलर से और आइकॉनिक लोगो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये। तो ये लोगो टाइप्स हो जाती हैं। अगर आप इसको थोड़ी सी गेम अप करना चाहते हैं तो आप देख लें कि इसकी डिफरेंट वेरिएशंस आपको इस तरह लोगों की मिल सकती हैं लोगो टाइप की। आप उसमें चाहें तो थोड़ा सा कुछ एक सिंबल इंट्रोड्यूस कर दें, लेकिन मेन जो आपका फोकस होगा वो
टाइप पे ही रहेगा। नेक्स्ट जिस चीज़ की मैंने बात करनी है वो बात करनी है स्टाइलाइज लोगो डिज़ाइन की। नाउ स्टाइलाइज लोगो डिज़ाइन ये होता है कि आपने रियलिस्टिक प्रोपोर्शन रखना होता है और उसमें दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि आपका एक अपना एक यूनिक स्टाइल उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। नाउ ये हर डिज़ाइनर का एक अपना होता है, अगर वो उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं तो आपको ये लोगों की टाइप समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये जैसे ही आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को, आप अपना एक स्टाइल डेवलप करेंगे तो वो थोड़े से स्टाइलाइज कैटेगरी में लोगोस आ जाते हैं। और लास्ट जो मैंने लोगों की बात करनी है लोगो टाइप की, वो है इलस्ट्रेटिव लोगो डिज़ाइन। ना इलस्ट्रेटिव लोगो डिज़ाइन किस तरह के होते हैं, अगर आपको मैं बिल्कुल एक छोटी सी मिसाल दे सकूं इलस्ट्रेटिव लोगो डिज़ाइंस की, तो वो सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके मैस्कॉट डिज़ाइन आ जाते हैं या इस तरह के आपका डिज़ाइन। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ जो कि इलस्ट्रेटिव लोगो डिज़ाइंस हैं। अगर आप इस जो मैंने बनाई हुई है इसमें आप देखें तो ये एक फ्यूटिलिटी लोगो डिज़ाइन है। एक पॉडकास्ट थी जिसके लोगो डिज़ाइन हुआ है और इसका जो सिंबल उन्होंने यूज़ किया है वो एक ये ऊपर आपको कैरेक्टर नज़र आ रहा है उसका, और इसमें थोड़ी सी उसने इलस्ट्रेशन वगैरह की गई है इस लोगो डिज़ाइन में। तो इस तरह के लोगो हो गए। और मिसाल के तौर पे KFC का लोगो अगर आप देखें तो ये सारे लोगो जो हैं वो इलस्ट्रेटिव लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी में लाया करते हैं। और आप इसमें चाहें तो इसमें भी आप डिफरेंट लॉकअप्स लेके आ सकते हैं, आप इसको भी एक्सप्लोरेटेड में लेके जा सकते हैं, लेकिन मेन कैटेगरी इसकी इलस्ट्रेटिव रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मैं बता रहा था कि लोगों को सिंपल होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, सारी चीज़ें होती क्या हैं। ये एक लोगो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आपको लाजमन फॉलो करना होते हैं जब भी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। हाँ, रूल्स जोन है वो ब्रेक करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि अब अगर आप रूल्स ब्रेक करेंगे तभी आपका डिज़ाइन आउट ऑफ द बॉक्स निकलेगा, लेकिन आपको रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि रूल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो है कि लोगो आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा जो आपको मैं कुछ लोगोस दिखा देता हूँ जो कि फ़ेमस लोगोस हैं और वो कैसे सिंपल हैं और क्यों लेस जो है वो ज़्यादा होता है हमेशा। सबसे पहले हम सिंपल लोगोस की बात कर लेते हैं। सिंपल लोगो से मुराद ये है कि आपका लोगो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बेकरी की जोन है वो लोगो बनाने लगे हैं तो उसके अंदर अगर आपने कोई एक ब्रेड का लोफ बनाना है एज आ आइडेंटिटी या एज आ सिंबल आपने बनाना है उसको, तो आप कोशिश करें कि जितना आप उसको मिनिमल कर सकते हैं उतना उसको मिनिमल करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर डिटेल्स ऐड करें, सारा कुछ ऐड करें। वो लोगो सिंपल की बजाय कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप लोगो और इलस्ट्रेशन में डिफरेंस नहीं कर पा रहे तो ये आप एक बहुत ज़्यादा अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। इलस्ट्रेशन डिटेल होती हैं जबकि लोगो जो हैं वो सिंपल होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि लोगों के अंदर हर चीज़ ऐड कर देनी है, इसीलिए ये एक फ़ेमस कोट है कि लेस इज़ मोर। तो जब भी आप कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो कोशिश करें कि कम से कम चीज़ें यूज़ करके सिंपल लोगो बनाएं। कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं सिंपल लोगो की जिसमें फेडेक्स, नाइकी, एप्पल, मैकडॉनल्ड्स। मुझे इनको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुनी होंगी ये चीज़ें कि ये सिंपल लोगो हैं, ये सिंपल लोगोस क्यों हैं और ये क्यों जो है वो इतना अच्छा काम करते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपको देखें कि मैंने कुछ लोगों की एग्जांपल लिखी है जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स लोगोस हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा सकूं तो ये देखें, एक इन्होंने बैच टाइप लोगो बनाया है जिसके अंदर एक पेट भी है, वर्ल्ड ग्लोब भी है और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं अभी तक जो है वो जज नहीं कर पा रहा, शायद फ्लॉपी डिस्क भी है। तो इस तरह के लोगो जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स लोगो होते हैं जो कि कभी काम नहीं करते। आपका लोगो हमेशा जो है वो सिंपल होना चाहिए, तभी वो आपका लोगो अच्छा लोगो बन सकता है। सिमिलरली आजकल लोग ग्लिच हाईलाइट्स, आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है ग्रेडियंट्स का, लेकिन ये ट्रेंडी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ अरसे के लिए चलेंगे उसके बाद दोबारा ये ख़त्म हो जाएंगे। देन आपका लोगो उस टाइम पे काम नहीं करेगा अगर आपने ग्रेडियंट के थ्रू बनाया होगा। तो कोशिश करें कि लोगो सिंपल रखें, जितना सिंपल रख सकते हैं उसको रखें। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं वो डिस्कस करने वाली हैं कि लोगो मेमोरेबल होना चाहिए। नो मेमोरेबल से क्या मुराद है? मेमोरेबल से मुराद सिंपली अगर आपको मैं आसान अल्फाज में बता सकूं तो अगर आपने एक लोगो डिज़ाइन बनाया है और आपने वो लोगो किसी अपने एक दूसरे दोस्त को दिखाया है, सिर्फ एक बार दिखाया है, तो वो उसको इतना अच्छा लोगो लगे कि वो बगैर उस लोगो के दोबारा देखे हुए उसको रिक्रिएट कर सके। हाँ, परफेक्ट लोगो रिक्रिएट ना कर सके लेकिन फिर भी उसके ज़हन में एक उसकी एक इमेज बैठ जाए कि ये किस तरह का लोगो है, ताकि वो उसको ईज़िली रिमेंबर कर सके। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपका लोगो सिंपल होगा तभी वो मेमोरेबल रहेगा। अगर आपने पहली जो सा वो इसका प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया लोगो डिज़ाइन का, वो कभी भी मेमोरेबल नहीं हो सकता। अगर आपने लोगो डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं तो वो कभी भी जो सा वो ईज़िली आपकी ऑडियंस को याद नहीं रहेंगे। तो कोशिश करें कि लोगो सिंपल रखें। जब लोगो सिंपल होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो सा वो मेमोरेबल बन जाता है। थर्ड जो चीज़ आती है वो आती है टाइमलेस। नॉट टाइमलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगो टाइमलेस होना चाहिए। आपको कैसे पता है कि लोगो टाइमलेस है कि नहीं? इस चीज़ को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेंड्स को ज़्यादा फॉलो ना करें।
यानी कि जो ट्रेंड्स होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, कुछ अरसे के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। जैसे कि आजकल ग्रेडियंट्स का ट्रेंड आया हुआ है कि हर लोगों के अंदर ग्रेडियंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ट्रेंड अपने ज़ोर पे है तब तक तो ये काम सब ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड चला जाएगा तो ये लोगों ओल्ड फैशन लोगों लगने लग पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि टाइमलेस लोगो बनाने के लिए ज़्यादातर ट्रेंड को फोकस ना करें। हाँ, अगर आपने एक टाइमलेस लोगो अच्छा बनाना है तो कोशिश करें कि जो ट्रेंड चल रहा हो उसको एंड देन सिंप्लिसिटी दोनों चीज़ों को कंबाइन करें। जब आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तब आपका एक बहुत अच्छा टाइमलेस लोगो बन जाएगा। वो उस ट्रेंड में भी काम करेगा एंड ट्रेंड के बाद भी जो सा काम करेगा। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक फिफ्थ पॉइंट रखा है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि टाइमलेस और फिफ्थ पॉइंट का कनेक्शन बन सके। लेट्स से मैंने एग्जांपल दी कि आजकल ग्रेडियंट लोगोस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आपने एक टाइमलेस लोगो बनाना है लेकिन आप चाहते हैं कि यार ऐसा लोगो हो जिसमें ग्रेडियंट भी हो और टाइमलेस दोनों चीज़ें हो, तो वो कैसे होगा? सबसे पहले आप लोगो ब्लैक एंड वाइट में डिज़ाइन करें। जब भी आप ब्लैक एंड वाइट में लोगो डिज़ाइन करते हैं तो वो एक सिंप्लिसिटी की अच्छी मिसाल होती है। अगर आपका लोगो ब्लैक एंड वाइट में वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर आप कोई भी कलर दे दें, ऑफ कोर्स वो रिलेटेबल कलर होने चाहिए, ऐसे कोई भी उठा के नहीं रैंडमली डालने आपने। तो आप कोई भी कलर्स दे दें, यानी कि ब्रांड के मुताबिक कोई कलर्स दे दें या ग्रेडियंट दे दें, तो डेफिनेटली वो जो सा वो कलर में भी वर्क करेगा। ब्लैक एंड वाइट लोगो पहले ड्रॉ करें एंड देन उसके अंदर कलर्स लेके जाएं। तो अगर आपने ब्लैक एंड वाइट लोगो अच्छा बना लिया है तो चाहे उसको आप ग्रेडियंट दें या जो मर्ज़ी कलर दें ट्रेंड के हिसाब से, वो जो सा है वो उस ट्रेंड को भी फॉलो करेगा एंड देन लोगो टाइमलेस भी होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जो फोर्थ पॉइंट है वो है स्केलेबिलिटी का। ना स्केलेबिलिटी से क्या मुराद है? आप लोग तो ये समझेंगे कि यार हमने इलस्ट्रेटर के अंदर लोगो डिज़ाइन किया है और हमने उसको AI फाइल क्लाइंट को दे दिया, जितना चाहे मर्ज़ी उसको स्केल करे, लोगों की रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होने वाली। इससे मुराद बिल्कुल ये चीज़ नहीं है। स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि अगर आपने एक लोगो डिज़ाइन किया है, आपको वो लोगो बहुत अच्छा लग रहा है, आप उस लोगों को बिज़नेस कार्ड के ऊपर रख के देखें, यानी कि उसको स्केल डाउन करके देखें। इस केस में स्केलेबिलिटी ज़रूरी नहीं कि स्केल अप करके देखी जाए, इस केस में स्केलेबिलिटी आपने स्केल डाउन करके देखनी है। जब आपका लोगो स्केल डाउन होगा तब आप ये चीज़ नोट करें कि क्या आपकी कुछ लोगों की चीज़ आपस में मिक्स हो रही हैं, क्या आपका लोगो एक बिल्कुल मेस्ड हो गया है जब आपने उसको स्केल डाउन की। अगर आपका लोगो स्केल डाउन करने के बाद भी अपनी फॉर्म बरकरार रखे तो वो लोगो एक स्केलेबल लोगो होता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो सिर्फ उस लोगो को 100% रिव्यू ना करें, कोशिश करें कि उसको बिजनेस कार्ड के ऊपर एक बिजनेस कार्ड की सिर्फ एक फ़ाइल क्रिएट कर लें और उस पर अपना लोगो प्लेस करके देख लें। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका लोगो क्या स्मॉल साइजेस पे वर्क करेगा या नहीं करेगा, या बिल्कुल वो एक मेस्ड अप हो जाएगा लोगो। 6 जो मैंने पॉइंट बात करनी है वो बात करनी है अप्रोप्रिएट की। नाउ अप्रोप्रिएट का क्या मतलब होता है? अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि आपका लोगो आपकी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक होना चाहिए और जो फील क्लाइंट लेना चाह रहा है वो फीलिंग जो है रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ये थोड़ा सा एक लेंथी टॉपिक है और इसमें बात करने के लिए मुझे शायद आधा घंटा भी लग जाए, तो मैं इसको इतना ज़्यादा टच नहीं करूँगा। हाँ, जब हम डिटेल कोर्स के अंदर जाएंगे तब इन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करेंगे। अप्रोप्रिएट के अंदर आपकी अमूमन टाइपोग्राफी, कलर्स या सिंबल्स की कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन या शेप साइकोलॉजी आ जाती है जो कि इस चीज़ को डिफ़ाइन करती है। तो इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपके लिए सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका लोगो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और ये एक लोगो डिज़ाइन के प्रिंसिपल के अंदर आता है। 7th और लास्ट जो टर्म है वो है ओरिजिनल की। ना ये तो एक बिल्कुल डेफिनेट सी बात है कि आपका लोगो ओरिजिनल चाहिए, आपको किसी का लोगो कॉपी नहीं करना चाहिए। कभी कभार आप लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं एंड देन जब आप लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं तब आपको कोई दूसरा बंदा क्या बताता है कि यार ये लोगो तो इस कंपनी की कॉपी लग रही है लोगो की, और जब आप वो लोगो खोलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ वाकई ये तो लोगो वाकई उसकी कॉपी निकल आई, लेकिन मैंने उस लोगो से ना इंस्पिरेशन ली ना कुछ और लिया, तो ये कैसे कॉपी निकल आई। कोशिश करें कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आप फूड रिलेटेड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उन लोगोज़ को देखें, उस इंडस्ट्रीज़ के लोगों को देखें कि वो किस तरह के लोगोज़ हैं। अगर आप टीथ का लोगो, जैसे डेंटिस्ट्री का लोगो बना रहे हैं, तो उसके अंदर टीथ का एलिमेंट लाजमी होगा। तो कोशिश करें कि उन चीज़ों को देखें और उन चीज़ों को कॉपी करने से अवॉइड करें आप अपने आप को, तभी आपका लोगो ओरिजिनल रहेगा। आपको एक लोगो डिज़ाइन का टास्क मिला है और आपने बगैर कोई क्वेश्चन किए हुए क्लाइंट को एक बहुत ही अच्छा लोगो बना के दे दिया। 90% ऑफ चांस ये हैं कि आपका वो लोगो रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपने लोगो डिज़ाइन करने से पहले क्लाइंट से कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए जो कि उस लोगो से काफ़ी रिलेटेड हैं। तो ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं और किस मीडियम के थ्रू आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। ओके, तो लोगो डिज़ाइन का ऑर्डर आपके पास आ गया है और अब आपने क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपके लोगो के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए। नाउ ये क्वेश्चंस क्या हैं, इन पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्लाइंट को अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं।
नो पहला तरीका तो ये है कि आप क्लाइंट को ईमेल कर लें और ईमेल में अपने सारे क्वेश्चन लिख के दे दें और वो आपको ईमेल का रिप्लाई करे और सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे उस चीज़ के। सेकंड वे है कि आप फॉर्म्स यूज़ कर लें, गूगल फॉर्म यूज़ कर लें या इस तरह की कोई और सर्विस यूज़ कर लें जिसके थ्रू आप क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस के अपने आंसर ले सकें। थर्ड और मोस्ट इफेक्टिव वे वो ये है कि आप क्लाइंट से पर्सनली मीट करें। ना कुछ सिचुएशंस में क्लाइंट के पास जाना पॉसिबल नहीं होता, तो उस सिचुएशन में आप कोशिश करें कि कोई वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के थ्रू इन्हीं सवालात के जवाब ले लें आप। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जो कि आपको लोगो डिज़ाइनिंग से पहले क्लाइंट से करने चाहिए। नो मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि आपके कंपनी का नाम क्या है जिसका लोगो बनाना है। आई नो ये काफ़ी स्टूपिड लग रहा होगा क्वेश्चन इस टाइम पे, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है कि होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये होती है कि कभी कभार कंपनी का नाम स्पेलिंग कुछ अजीब से होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि क्या लोगों के स्पेलिंग है और आप उनको करेक्ट स्पेलिंग लोगों के अंदर यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ आप ये क्वेश्चन भी साथ में क्लाइंट से पूछ लिया करें कि इस जो आपने नाम रखा है कंपनी का, इसके पीछे स्टोरी क्या थी। कभी कभार आपको कोई बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनने को मिल जाएगी जिससे आपको इजीली आइडिया आ जाएगा कि लोगो किस तरह का होना चाहिए। तो 50 to 60% ऑफ टाइम्स अगर आपको स्टोरी पता चल जाए तो आप एक अच्छा लोगो बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि कंपनी के नाम के साथ स्टोरी भी जानने की कोशिश करें कि क्या स्टोरी थी जिसकी बेस पे आपने कंपनी का ये नाम सेलेक्ट किया है। थर्ड चीज़ ये कि आप पूछ लें कि टैगलाइन कोई आपने इंक्लूड करनी है कि नहीं। कोशिश करें कि क्लाइंट को कहें कि टैगलाइन छोटी होनी चाहिए। टैगलाइन कभी भी एक पैराग्राफ की टैगलाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको लोगों को जो सा बहुत मुश्किल होता है टैगलाइन को लोगों के साथ एडजस्ट करना। अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे टैगलाइन लंबी हो और लोगों का वर्ड यानी कि बिज़नेस का नाम छोटा हो, तो कोशिश करें कि अपने क्लाइंट को समझाएं कि इसमें मुझे कुछ वेरिएशंस लानी पड़ेंगी लोगों के अंदर। यानी कि एक वेरिएशन लोगों की ये होगी कि आपका मार्क कंपनी का नाम आएगा, एंड सेकंड वेरिएशन में मैं ये करूँगा कि एक कंपनी का मार्क, कंपनी का नाम एंड देन टैग लाइन। इस तरह के कुछ वेरिएशंस ला के क्लाइंट को बताएं कि इस तरह करें। और अगर मोस्ट पॉसिबल कोई क्लाइंट आपका सुनने वाला हो, वो ऑब्वियसली आपको मुश्किल ही मिलेंगे, लेकिन अगर कोई क्लाइंट मिलता है जो आपकी बात सुनता है तो उसको समझाएं कि आप टैग लाइन को जो सा वो शॉर्ट करें। ओके जी, तो जहाँ तक हमने बात कर ली कंपनी के नाम की, स्टोरी की और टैगलाइन की, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस से मुराद ये होता है कि कंपनी जिस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रही है, इस एज ग्रुप को टारगेट करना चाह रही है, आया वो मेल है या फीमेल है, या उनकी मंथली इनकम कितनी है। ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपने इस हिसाब से लोगो डिज़ाइन करना होता है। लेट्स से अगर आपकी ऑडियंस 18 to 35 की है एंड मोस्टली जो आपके प्रोडक्ट के या जो आप कंपनी के लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं उसका जो यूज़ करने वाले लोग हैं वो मेल्स हैं, तो आपका लोगो डेफिनेटली उस लोगों के अंदर स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज़ नहीं हो सकता, उस लोगों के अंदर पिंक कलर यूज़ नहीं हो सकता, उस लोगों के अंदर कोई ऐसी बच्चों वाली हरकतें या बच्चों वाली हरकतों से मुराद कॉमिक सेंस यूज़ करना या इस तरह के कुछ फंकी से फॉन्ट्स यूज़ करना वो पॉसिबल नहीं होगा। बेस्ट अप्रोच ये होगी कि आप सैन सेरिफ यूज़ करें और थोड़े से ऐसे कलर्स यूज़ करें जो कि सोफिस्टिकेटेड कलर्स होते हैं ना। इन सब चीज़ों के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, लेकिन इस टाइम पे सिर्फ को ये समझाना था कि एज ग्रुप बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लोगों की टाइपोग्राफी पे और लोगों के कलर्स पे। तो ऑडियंस से ये ज़रूर पूछ लें कि आपकी जो ऑडियंस है उसकी रेंज कितनी है, किस एज से किस एज तक है। मोस्टली वो मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए कभी कभार होता है, ऐसे ही प्रोडक्ट होते हैं जो कि दोनों के लिए होती है। तो आपने उस सिचुएशन में चीज़ों को न्यूट्रल रखना है। अच्छा जी, इसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कंपटीशन की। ना जिस कंपनी का आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, मार्केट में उस तरह की कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि पहले से काम कर रही हैं। अच्छा, ये जानना क्यों ज़रूरी होता है? ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने सबसे पहले एक कंपटीटर रिसर्च करनी है, जिसमें आपने ये देखना है कि बाकी जो कंपनीज़ हैं वो किस तरह का लोगो यूज़ कर रही हैं, वो किस तरह के कलर्स यूज़ कर रही हैं, वो किस तरह से अपने आप को मार्केट कर रही हैं। जब आप उन चीज़ों की अच्छी तरह स्टडी करेंगे तभी आप इस कंपनी के लिए एक अच्छा लोगो डिज़ाइन कर पाएंगे। अगर आपने ये चीज़ स्टडी नहीं की तो आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। जब भी आप कंपटीटर के सवाल कर रहे हो क्लाइंट से, तो कोशिश करें कि एक और चीज़ भी ज़रूर पूछ लें। वो ये चीज़ है कि क्या आप अपने कंपटीटर्स के साथ ब्लेंड करना चाहेंगे या उनसे स्टैंड अलोन यानी कि एक बगावत टाइप करना चाहेंगे आम अल्फाज में। नाउ ब्लेंड करने का मतलब क्या है और बगावत करने का मतलब क्या है? ब्लेंड करने का मतलब ये है कि जिस तरह का आपकी कंपटीटर्स लोगोस और कलर्स यूज़ कर रहे हैं हम उस तरह की चीज़ पे जाएं, या आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट जाना चाहेंगे। डिफरेंट जाना एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन होता है और ये एक बहुत रिस्की डिसीजन होता है। अमूमन क्लाइंट ये डिसीजन नहीं लेते, अमूमन वो कहेंगे कि ब्लेंड कर जाएं। ब्लेंड करने का एक मकसद ये होता है कि आपका लोगो एक आई कैची या पॉप नहीं करेगा बाकी कंपटीटर्स के आगे।
लेकिन जब आप बगावत करेंगे, बगावत से मुराद ये होगा कि लेट्स से कि अगर आपके कंपेटिटर ब्लू शेड यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑरेंज की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये ब्लू और ऑरेंज ऐसे आपने रैंडमली डिसीजन नहीं लेना होता, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस होती है कि आपने क्यों डिसीजन लेना है। ये बातें आपको कलर थ्योरी में समझ आएंगी कि अगर ब्लू यूज़ करना है, ऑरेंज यूज़ करना है या क्या यूज़ करना है। तो ब्लेंड और बगावत, ये दो चीज़ें आप लाजमी पूछ लें कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अगर ब्लेंड चाहता है तो आप कोशिश करें कि उसी तरह के सिमिलर कलर्स यूज़ करें। हाँ, आइकन तो आप ऑफ कोर्स वो वाला यूज़ नहीं कर सकते, टाइपोग्राफी भी आपको थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन ये ज़्यादातर सिचुएशन कलर्स में आपको ब्लेंड और बगावत वाली देखने को मिलेगी। तो कोशिश करें कि क्लाइंट से ये वाला सवाल भी कर लें कि आप क्या चाहते हैं। ना अगला जो क्वेश्चन आपने करना है वो करना है यूजेज ऑफ लोगों के बारे में। ये क्वेश्चन अमूमन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर लें। क्लाइंट से ये पूछ लें कि क्या आप प्रिंट वाली साइड पे जाना चाहते हैं ज़्यादातर या वेब वाली साइड पे। कुछ क्लाइंट दोनों साइड पे जाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि चीज़ों को उस लिहाज से डिज़ाइन करें। यानी कि आप इसमें सवाल ये होता है कि आपने स्केलेबिलिटी को जो है वो मद्देनज़र रखना है। लोगों को स्मॉल स्केल पे वर्क करना चाहिए, बिजनेस कार्ड पे वर्क करना चाहिए। अगर कोई फीमेल प्रोडक्ट है तो जितना भी उसको स्केल डाउन कर लिया जाए वो उन लोगों फिर भी लेजिबल रहना चाहिए। तो कोशिश करें कि ये चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखें जब भी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप क्लाइंट से ये पूछ सकते हैं कि आप इस लोगो से क्या अचीव करना चाह रहे हैं। अचीव करने से मुराद मिसाल के तौर पे अगर आपको क्लाइंट कहता है कि यार मेरा लोगो ऐसा हो कि वो मेरी सेल्स को बढ़ाए, या मेरा लोगो ऐसा हो जो कि मेरी ऑडियंस को ये वाला मैसेज दे, तो इस सिचुएशन में इस आपको क्लाइंट यूजुअली कुछ कीवर्ड्स देगा। कीवर्ड से मुराद क्या देगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्रांड ट्रस्ट वर्दी लगे, मेरी ब्रांड प्रोफेशनल लगे, या मेरी कंपनी इस तरह की कोई इमोशन ज़ाहिर करें या कुछ ऐसी चीज़ ज़ाहिर करे। ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है जब आप टाइपोग्राफी और कलर डिसाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि यही कीवर्ड जो है मतलब हर कलर एक कोई मूड रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हर टाइपोग्राफी एक मूड रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप क्लाइंट से पूछते हैं कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। ये सवाल का जवाब आपको तकरीबन आपकी टाइपोग्राफी और कलर्स का सलूशन देता है। तो कोशिश करें कि ये सवाल ज़रूर करें और क्लाइंट से कहें कि कोई ऐसे 3 वर्ड्स में आप डिफ़ाइन कर दें कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। वो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी फ्यूचर में। नेक्स्ट जो सवाल आपको करना चाहिए क्लाइंट से वही करना चाहिए कि क्या आप चाहते हैं कि आपका लोगो क्लासिक और टाइमलेस रहे, या आपका लोगो थोड़ा सा स्लीक और कटिंग एज की तरफ जाना चाहिए। ना ये सवाल करने का मकसद ये होता है कि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपने टाइपोग्राफी कौन सी यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करती हैं कि आपने क्या डिसीजन लेना है टाइपोग्राफी के हवाले से, क्या डिसीजन लेना है कलर्स के हवाले से। इसीलिए ये वाले सवाल थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं कि आपको कंफर्म हो जाए कि क्लाइंट चाह क्या रहा है। ना अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे क्लासिकल और थोड़ा सा टाइमलेस लोगो चाहिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस टाइम पे सेरिफ फ़ॉन्ट की तरफ जाएँ। यूजुअली ये डिसीजन चेंज भी हो सकता है, आप सैन सेरिफ से भी ये वाली चीज़ अचीव कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप सेरिफ की तरफ चले जाएँ। और अगर आपका लोगो वो कहता है कि मॉडर्न दिखे और इस तरह की चीज़ें दिखें, तो कोशिश करें कि आप सैन सेरिफ को यूज़ करें। हाँ, आप ये काम सेरिफ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो फ़िलहाल बिगिनर्स के लिए जो है मैं छोटी सी टिप ये दे देता हूँ कि अगर आपको कोई क्लासिक या टाइमलेस वाली चीज़ अचीव करनी है तो आप सेरिफ की तरफ रहें, और अगर आपने थोड़ी सी मॉडर्न लुक देनी है अपने लोगो डिज़ाइन को तो आप सैन सेरिफ की तरफ रहें। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं क्लाइंट से पूछता हूँ, वो कुछ लोग एग्री करेंगे इस बात से, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे। आप कोशिश करें कि अपनी ब्रीफ के अंदर ही क्लाइंट से बजट भी पूछ लें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये ना हो कि आपके पास पहले ब्रीफ आए, देन आप ब्रीफ सेंड करें क्लाइंट को, देन वो उसका रिप्लाई करे एंड उसके बाद आपका बजट पर डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्लाइंट का भी टाइम वेस्ट होगा। कोशिश करें कि चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व कर सकें। आप बजट का पूछें कि आपका बजट क्या है, और उस बजट वाले सेक्शन को बिल्कुल ब्लैंक ना छोड़ दें कि क्लाइंट खुद लिखे कि यार मैं $5 में लोगो बनवाना चाह रहा हूँ या $6 में लोगो बनवाना चाह रहा हूँ। आप अपनी मिनिमम प्राइस कोट कर दें। मिनिमम प्राइस में आप बता सकते हैं क्लाइंट को कि यार मैं मिनिमम $150 या $200 चार्ज करता हूँ एक लोगों का। और अगर आपने कुछ बीच में एड ऑन्स करानी है, जैसे कि बिज़नेस कार्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, स्टेशनरी डिज़ाइन, सोशल मीडिया किट, आजकल हज़ार चीज़ें ऐसी आई हुई हैं, और अगर आपने ये डिज़ाइन करना है तो इसके थोड़े से चार्जेस अलग होंगे। बिल्कुल क्लियर कट होके आप क्लाइंट से ये बात कर सकते हैं बजट के बारे में। और कोशिश करें कि खाली ना छोड़ें बजट वाले सेक्शन को, अपनी मिनिमम प्राइस ज़रूर कोट कर दें कि इतना मैं चार्ज करता हूँ, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करवाएंगे मेरे से तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूजुअली मैं क्लाइंट से पूछता हूँ जब भी कोई लोगो डिज़ाइन स्टार्ट करने लगता हूँ तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल।
आज के एपिसोड लोगो डिज़ाइन की नंबर एपिसोड है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आपके पास लोगो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट आता है, आपने क्लाइंट को रिक्वायरमेंट सेंड कर दी, उसने रिक्वायरमेंट्स फिल करके आपको भेज दी। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद कंपैरेटिव रिसर्च आपने करनी है, वो कैसे करते हैं, मूड बोर्ड्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो बगैर कुछ जाली एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो इस वक्त आप स्क्रीन देख रहे होंगे मेरी, और यहाँ पे मैंने बिहांस ओपन की हुई है क्योंकि मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर मैंने कोई रिसर्च करनी हो या थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी हो तो मैं बिहांस पे जाता जाता हूँ। बिहांस या ड्रिबल, ये दो चीज़ें मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वेबसाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जो क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट सेंड की थी, उसके बाद उसने उसने कुछ रिप्लाई इस तरह कर दिया। लोगों का नाम उसने बता दिया कि क्या रखना है, कब बना है, लोकेशन कहाँ की है, किन लोगों को वो टारगेट करना चाहता है, और उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है। एंड देन कुछ ऐसे कीवर्ड्स उसने बता दिए जो कि उसके बिज़नेस को रिप्रेजेंट करते हैं सही तरह। ठीक है जी, तो हमने कल्चर, टेस्ट, पीस, नेचर, रिलायंस, इन चीज़ों को ज़हन में रख के लोगो डिज़ाइन करना है। अमूमन ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं टाइपोग्राफी और कलर को डिसाइड करने में। इसके अलावा नाम हमारे पास आ गया, लोकेशन हमारे पास है, हमें पता है कि किस जगह पे ये बिज़नेस लोकेटेड है, तो हमें थोड़ा सा उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो चूँकि ये एक कॉफ़ी शॉप है या एक टी शॉप कह लें आप, जिस तरह अगर आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो आपको ग्लोरिया जीन्स का पता होगा या सेकंड कप का पता होगा, तो ये इस तरह की कोई चीज़ है। लेकिन ये थोड़ी सी एक सस्ती है, मतलब इतनी महंगी नहीं है, हाई एंड नहीं है, बस थोड़ा सा एक नॉर्मल यानी कि मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए। ओके जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बिहांस पे आ जाऊँगा एंड देन मैं क्रिएटिव फील्ड में से सबसे पहले ब्रांडिंग को चूज़ कर लूँगा, ताकि मुझे सिर्फ ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट्स जो हो सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉफ़ी लिख लेता हूँ। ओके जी, तो इससे मैं देखूँगा कि लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, ताकि अगर क्लाइंट चाहे तो मैं बिल्कुल उसके साथ चला जाऊँ, इसी तरह के काम यानी कि इसमें मर्ज कर जाऊँ, यहाँ स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो स्टैंड आउट कर जाए। अच्छा जी, तो थोड़ा सा आप इंस्पिरेशन ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि आपके पास इस टाइम पे टी का कप आ गया है, और कॉफ़ी बीन्स आ गए हैं, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आपको ये एक देखें कि बिज़नेस का नाम KORA है, जिसमें इसने ओ को कॉफ़ी बीन से रिप्लेस कर दिया है। तो आप इस तरह की भी चीज़ें यानी कि आप वर्ड मार्क बना सकते हैं और वर्ड मार्क में ये वाली चीज़ें भी कर सकते हैं। अच्छा, और आप आइडिया लें यहाँ से कि और किस तरह का आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, जो चीज़ें मुझे पसंद आती जाएंगी उनको मैं अपने एक मूड बोर्ड में रखना चाहूँगा ना। वो मूड बोर्ड क्या चीज़ होती है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने से पहले आपको मैं छोटी सी चीज़ बता दूं, क्योंकि इस केस में मुझे पता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या बनाना है। तो मेरी रिसर्च पहले हुई हुई है, तो इस टाइम मैं जो सर्च कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं है जो मैं रिसर्च करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप मैं ये करता हूँ कि जब भी मेरे पास कोई लोगो आता है डिज़ाइनिंग के लिए, मैं उसका एक वर्ड क्लाउड क्रिएट करता हूँ ना। वर्ड क्लाउड क्या चीज़ होती है कि जो आपका लोगो का नाम है और जो कंपनी है उससे मुख्तलिफ जो जो वर्ड्स मेरे जहन में आते हैं उनका एक मैं ट्री बना लेता हूँ, ताकि उसके बाद मैं कुछ दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक आइडिया बना सकूँ। इस केस में क्योंकि मेरे जहन में बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि लोगों का नाम केतली है, और केतली अगर आप लोगों को उर्दू में पता हो तो कैटल को कहा जाता है केतली। तो मैं डायरेक्टली जौन सा वो लोगो में वही वाली शेप इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि केतली लोगो होता किस तरह के, मतलब मैं थोड़ी सी केतली की शेप दूंगा लोगों को एंड देन टेक्स्ट लिख दूंगा। सिंपली मेरे जहन में इस टाइम पे ही है। तो लेकिन फिर भी आपने जब रिसर्च करनी हो तो आप देख लें कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कलर्स किस किस तरह के चल रहे हैं। तो अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे ये चीज़ें भूलती जाएंगी, तो इसके लिए आप मूड बोर्ड क्रिएट कर लें ताकि आपको पता हो कि आपने किस किस चीज़ों को देख के इंस्पायर होना है और चीज़ क्रिएट करनी है ना। मूड बोर्ड क्रिएट करने के लिए मेरी जो फेवरेट वेबसाइट है वो है मिला नोट। आई डोंट नो इसको मिली नोट प्रोनाउंस करते हैं या मिला नोट, पर जो भी है आप जाके ये वेबसाइट देख सकते हैं, मिला नोट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख लें कि वेबसाइट ना। इस वेबसाइट में आप बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे कि ये बोर्ड है, क्लिक को ड्रैग करेंगे तो ये एक न्यू बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसको अपना नाम दे दें कि जो आप लोगो डिज़ाइन लेट से करने वाले हैं, तो इसके अंदर आप वो सारी चीज़ें लेके आएंगे ना। ये एक आपको बोर्ड क्रिएट करके दे देगा। इसके बाद आप इस बोर्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से रेडीमेड टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट प्लान बनाना है तो वहाँ पे टेम्पलेट अवेलेबल है। मैंने मूड बोर्ड बनाना है तो इसके टेम्पलेट अवेलेबल है। मैं मूड बोर्ड पर क्लिक करके यूज़ दिस टेम्पलेट कर दूँगा। उसके बाद ये आपको इस तरह के टेम्पलेट दे देगा। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आके कुछ अपनी जो मुझे क्लाइंट ने चीज़ें बताई हैं कि मैं अपने लोगों के अंदर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पेश कर दूँगा। ठीक है जी, जैसे कि इसने मुझे बताया था कि लोगों का नाम ये है, ये किस टाइम बना, और लोकेशन क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, ये सारी चीज़ें उसने मुझे बताई थी। तो मैं इन चीज़ों को यहाँ पे लिख दूँगा ताकि मैं जब भी डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मेरे जहन में आइडिया हो कि मैंने क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है और इसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलना है। तो
ओके जी। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें अरेंज कर ली, थोड़ी सी बस रफ सी अरेंज हुई हैं, बस ठीक है, बताने के लिए मकसद था आपको कि इनको कैसे करना है। ना सेकंड काम मैंने ये करना है कि मैंने जो इमेजेस से मैं इंस्पायर हो रहा था, जैसे कि मुझे ये कप वाली इमेज अच्छी लगती है, मैं क्लिक को ड्रैग करके लाऊंगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली उस इमेज को अपने पास सेव कर लेगा इस बोर्ड के अंदर। इसी तरह मैं देखता जाऊँगा कि और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे इंस्पिरेशन में मुझे हेल्प कर सकती है। और तो ये लोगो जो कि मैंने देखा था कि हम लेटर मार्क में भी इस तरह जा सकते हैं, तो मैं इस लोगो को भी कोशिश करूँगा कि क्लिक को ड्रैग करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूँ। अगर ये नहीं आ रहा इसके अंदर तो कोई मसला नहीं, ये इंट्रोड्यूस नहीं आ पा रहा है, इसको प्रोजेक्ट को खोल के अगर आप देखें तो ला सकें तो ठीक, वरना नहीं जी। आप सिंपली ये कर सकते हैं कि स्निपिंग टूल में आके इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करके, आई थिंक ये अलाउ कर देगा पेस्ट करना, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इनको आप चाहें तो रीअरेंज भी कर सकते हैं, और इसके कंटेंट को अगर आप एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में। इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, लेट से आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो एक और सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ऊपर मैं लिंक लगा दूंगा, ईगल ऐप का। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें अपने क्रोम के अंदर, एंड देन आप सिंपली कोई भी ऐसी वेबसाइट है जैसे कि ड्रिबल पे अगर मैं जाता हूँ, तो ड्रिबल आपको अलाउ नहीं करता कि आप इमेजेस उनकी डाउनलोड करें। तो सिंपली आप ईगल ऐप के एक्सटेंशन यूज़ करके उन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो, अपना मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने ड्रिबल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो आप सिंपली ड्रिबल पे जाके वहाँ से ईगल ऐप की एक्सटेंशन अगर आप डाउनलोड कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ ईगल ऐप आपको कहाँ मिलेगी। ये दोनों ऐप ऐसी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं, जिनको मैं अमूमन यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मेरा पीसी अलग है, इसमें मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई। तो आप यहाँ पे जाके इनकी डाउनलोड कर सकते हैं, विंडो का सॉफ्टवेयर भी और एक्सटेंशन भी। उससे आपको बड़ी हेल्प होगी, उसके अंदर भी आप मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, आपको फिर मिलन नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप मिलन नोट यूज़ करना चाहें वो कर लें, या आप चाहें तो ईगल ऐप यूज़ कर लें। ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है, जब आपने कुछ इमेजेस सर्च कर ली, उसके बाद आपने कुछ कलर टेम्पलेट्स भी साथ में यहाँ पे मिरर नोट आपको अलाउ करता है कि आप जो जिन कलर से आप इंस्पायर्ड हैं, आप वो कलर कोड्स भी यहाँ पे रख लें, ताकि आपका प्रोजेक्ट एक बिल्कुल मैनेज रहे और आपको पता हो कि आपने कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, किन इमेज से आपने इंस्पायर होना है लोगो डिज़ाइन जब आपने स्केच करना है। तो ये सारी चीज़ें लोगो डिज़ाइन के स्केच करने से पहले की हैं, कि आपने आपके पास सारा कुछ डाटा अवेलेबल हो, आपने कंप्यूटर रिसर्च की हो कि कंप्यूटर्स क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आपको आइडिया हो कि आपने क्या चीज़ बनानी है और पहले क्या कुछ मार्केट में है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जब आप लोगो डिज़ाइन कर रहे होंगे पेपर पे, इलस्ट्रेटर में नहीं, पेपर पे। पहले पेपर पे लोगो डिज़ाइन करेंगे, एंड देन उसके बाद उसको इलस्ट्रेटर के अंदर लेके जाएंगे। तो आप भी इस तरह मिरर नोट पे जाके, अगर आप साथ साथ फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को, तो आप मिरर नोट पे जाके ये इस तरह एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में अपनी भी कुछ इंस्पिरेशन के लिए कोई मूड बोर्ड क्रिएट करें, ताकि जब हम लोगो डिज़ाइन के स्केचिंग के फेज़ में जाएँ तो आपके पास भी कुछ डाटा अवेलेबल हो, कुछ मटेरियल हो जिससे आप इंस्पायर होकर कुछ डिज़ाइन कर सकें, और मेरे पास भी कुछ होगा। तो इकट्ठा ही लेकर चलेंगे इन सारी चीज़ों को। तो आज का टास्क सिर्फ ये था कि मैंने आपको बताना था कि मिरर नोट को और ईगल ऐप को आप कैसे यूज़ करके मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और आपने रिसर्च कैसे करनी है। ठीक है। इसके अलावा रिसर्च में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लोकेशन अगर आपको क्लाइंट देता है, तो आपने उस लोकेशन के बारे में पढ़ना होता है कि यार अगर जैसे कि यूएस की कोई किसी स्टेट की एक आपको लोगो डिज़ाइन करने का मिला है, यानी कि स्टेट के अंदर वो बिज़नेस है, तो आप उस स्टेट को पहले पढ़ें कि यार उस स्टेट में क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके लोगो डिज़ाइन के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च में शामिल होती हैं। सिर्फ यही नहीं, आपने मूड बोर्ड क्रिएट करना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं रिसर्च में। वो सारी चीज़ें कह रहे हैं, ये देखें कि मार्केट में क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, किस तरह का ट्रेंडी लोगो चल रहा है। लेट से अगर आपके पास कोई डेंटिस्ट का लोगो क्रिएट करने के लिए आता है, तो आप मार्केट में देखें कि क्या सारे लोग दांत ही बना रहे हैं, आप उससे कुछ अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च के अंदर काउंट हो जाती हैं, और रिसर्च पे आप जितना ज़्यादा टाइम दे सकते उतना टाइम दें, क्योंकि अगर आपने रिसर्च ठीक नहीं की होगी तो आपका लोगो डिज़ाइन सही कभी भी नहीं बनेगा। तो कोशिश करें कि मिनिमम रिसर्च फेज़ को आप 4 से 5 दिन लाजमी दें। ये नहीं कि आप 1 घंटा बैठे और आपने रिसर्च कर ली, ऐसा बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि रिसर्च को अच्छा टाइम दें, एक दिन बैठें, दैन थोड़ा सा आप बाहर जाके घूमें फिरें, आपको कुछ और सोच ज़हन में आएगी, उसको आके दोबारा रिसर्च करें। तो कम से कम 2 से 3 दिन तो मिनिमम आपको देने चाहिए लोगो डिज़ाइन के रिसर्च करने के लिए प्रोजेक्ट को, एंड देन उसके बाद आप किसी स्केचिंग के फेज़ में जाएँ, और देन आप उस प्रोसेस को फॉलो करते जाएँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की छोटी सी वीडियो है, इतनी ज़्यादा मैंने बड़ी वीडियो नहीं बनाई। सिर्फ आपको ये बताना था कि आपने रिसर्च कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है, मूड बोर्ड कैसे बनाना है, और कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको मूड बोर्ड बनाने में हेल्प कर सकती हैं।
ओके जी, तो अब तक हम लोग डिज़ाइन के कोर्स में ये देख चुके हैं कि हमें लोग डिज़ाइन के क्वेश्चंस क्लाइंट से क्या क्या पूछने हैं। देन उसके बाद उन क्वेश्चन की बेस पे हमने रिसर्च कैसे करनी है। नाउ अब बारी आ जाती है आपकी स्केचिंग की कि आपने लोगो डिज़ाइन का स्केच कैसे जो सा वो क्रिएट करना है। उसके लिए हमने मूड बोर्ड बनाया था और आज की वीडियो में हम उस मूड बोर्ड को सामने रखेंगे और उस स्केच को सामने रखेंगे कि जो हमने स्केच ड्रॉ करना है। तो बगैर कुछ जाली एक डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो इस वक्त आप स्क्रीन देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा दूं कि मैंने एक मूड बोर्ड जो क्रिएट किया था वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि आप मिलानोट पे भी कर सकते हैं एंड सेकेंडली आप ईगल ऐप पे भी कर सकते हैं। मैंने चूँकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी पहले किया था तो मैंने ये पिंटरेस्ट पे क्रिएट किया हुआ है। पिंटरेस्ट पे क्रिएट करना बहुत आसान है। आप सिंपल एक सीक्रेट बोर्ड क्रिएट करें और उसके अंदर जो जो आपको इमेजेस पिंटरेस्ट से अच्छी लगे आप उनको अपने उस बोर्ड के अंदर पिन कर लें। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी इमेजेस जोन सा वो पिन की हुई हैं, जिनमें केतली की कुछ इमेजेस हैं, कुछ मैंने इमेजेस पिन की थी जो कि उर्दू कैलीग्राफी की हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरा लोगो थोड़ा सा ऐसा हो कि केतली भी बनी हुई हो और उर्दू में केतली लिखा हुआ भी हो। तो उसके लिए इंस्पिरेशन लेने के लिए मुझे कुछ उर्दू के हरूफ जो हैं उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ा कि वो किस तरह के, और उनसे इंस्पिरेशन लेके मैं करूँ। देन चूँकि केतली में सबसे पहले काफ आता है। ये ऑफ कोर्स आप जो इंडिया से देख रहे हैं आपको इसकी समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि हिंदी स्क्रिप्ट थोड़ा सा अलग है उर्दू स्क्रिप्ट से। तो ये काफ है, अगर आपको पता होगा काफ क्या होता है तो वो उसको हम उर्दू स्क्रिप्ट में इस तरह लिखते हैं। तो चूंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान बेस का तो इंडिया में यूज़ नहीं होना ऐसा, तो मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है इन चीज़ों को यूज़ करने में। तो मैं इन चीज़ों को देखूंगा कि ये किस तरह ड्रॉ की गई हैं। सेकेंडली इसके अलावा मुझे कुछ कॉफ़ी की इंस्पिरेशन लेनी है, क्योंकि जो मेन ब्रांड है वो कॉफ़ी टी और इस चीज़ से रिलेटेड है। देन एट द एंड मैंने कुछ केतली की इमेजेस भी सेव कर ली अपने पास, ताकि जब मैं स्केच कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो कि मैं किसके फ़ीचर्स कुछ ले सकता हूँ और उससे कोई अच्छी चीज़ बना सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये मेरा मूड बोर्ड था। अब मैं आपको मैंने जो स्केच ड्रॉ किया हुआ था पहले उसकी एक इमेज की तरफ ले चलूँगा, आपको बताऊँगा कि मेरे जहन में उस टाइम पे क्या चल रहा था और किस तरह मैंने चीज़ों को ड्रॉ किया। बड़ा ही रफ स्केच होगा यार, सच्ची बात है, लेकिन ये है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इससे। अच्छा जी, तो ये साइड बाय साइड मैंने अपना मूड बोर्ड भी खोल लिया और ये जो स्केच है वो भी ले लिया। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने अप्रोच रखी थी वो मैंने वर्ड क्लाउड वाली रखी थी। मैंने लास्ट वाली वीडियो में जिक्र किया था इस बारे में कि अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो पहला स्टेप जो है वो वर्ड क्लाउड होता है। आप मुख्तलिफ वर्ड से वर्ड्स निकालें और एट द एंड कुछ वर्ड्स को कंबाइन करके एक कॉन्सेप्ट देख लें। तो उसमें मैंने ये किया था कि सबसे पहले मैंने रेस्टोरेंट था, क्योंकि ये एक तो उससे मेरे जहन में जो आया फॉर्क, नाइफ़, शेफ़ हेड, प्लेट, स्पून, डिशेज़, इस तरह के वर्ड्स आए। देन कैटल के सोच के जो जो मेरे जहन में वर्ड्स आए मैंने उनको लिख लिया। और ये मुझे काफ़ी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, क्योंकि मार्केट में पहले से इस तरह के अगर आप कॉफ़ी के लोगो सर्च करें तो आपको कप मिलेगा, कॉफ़ी बीन मिलेगी या ये चीज़ें मिलेंगी। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहा था, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें काफ़ी बोर लगी। फिर जो मेरे जहन में इनिशियली कॉन्सेप्ट था वो यही था कि मैं उर्दू का केतली का वर्ड एंड देन जो केतली एट द एंड शेप होते हैं केतली की उसको कंबाइन करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले मैंने जो बिल्कुल स्टार्ट लिया था वो ऐसा लिया था कि मैंने एक केतली देख के ड्रॉ की एंड देन उसके आगे मैंने काफ ये ते जोड़ने की कोशिश की, जो कि इस कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी थोड़ा सा इसको आगे और लेके चले तो मैंने कुछ इस तरह का बनाया, जिसमें मैंने जो ऊपर ते के नुक्ते होते हैं उनको, ये जो आप अगर केतली के देखें तो ये ऊपर जो चीज़ लगी होती है इससे थोड़ी सी तशबीह देने की कोशिश की, लेकिन ये भी अच्छा काम नहीं किया। एट द एंड जो ऊपर आपको कर्व नज़र आ रही है वो ये जो केतली के ऊपर जो हैंडल उसका होता है पकड़ने के लिए वो बनाने की कोशिश की। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट लिया जिसमें मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया कि ये दोनों जैसे हैंडल और ये की जो है ये कंबाइन हो जाएं तो वो कैसी लगेगी। और साथ में मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई थी जो कि मुझे क्लाइंट ने क्वेश्चन एयर के अंदर सेंड की हुई थी। उसके बाद मैं इस चीज़ पे आया, लेकिन ये भी काम नहीं कर रही थी। दैन थोड़ा सा नीचे आया, आपको मैं दिखाऊँ कुछ कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से मैंने ऐसे बनाना शुरू किया। और दैन ऊपर जो जिसमें मैं सिर्फ हैंडल दे रहा था मैंने उसको बाकायदा एक जिस तरह थर्मोस टाइप अगर आपको पता हो उसकी शेप थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश की। एंड देन ऊपर वही केतली का जो ऊपर ये अगर आप देखें जो ये चीज़ लगी होती है गोल वाली, ये थोड़ी सी बनाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा रेक्टेंगल फॉर्म में, क्योंकि मेरा असल मकसद ये देखने अगर आप क्लाइंट की तो उसका ये था कि हम कल्चर, नेचर और मॉडर्न लुक देना चाह रहे हैं। तो कल्चर अगर वाइज देखें तो उसमें थोड़ी सी आपको विंटेज चीज़ दिखानी पड़ेगी, यानी कि केतली है तो वो इलेक्ट्रिक नहीं पुरानी वाली दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वही एक कल्चर को डिपिक्ट करती है चाय की। और अगर मॉडर्न में जाना चाहें तो फिर आपको मॉडर्न का टच भी देना है। तो इसी तरह मैं दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आइकन में भी और टाइपोग्राफी में भी मैं कोशिश करूँगा कि दोनों चीज़ें कंबाइन रहेंगी वाली। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट बनाया, ये भी काम नहीं कर रहा था, मुझे सही लग रहा। देन मैं सोचा कि हम मार्क भी रखें एंड देन टाइपोग्राफी भी इंग्लिश में लिखें, ताकि बाकी ऑडियंस को अगर किसी को सिंबल समझना है तो वो टाइप से समझ ले कि ये क्या चीज़ है।
तो ये ड्रॉ किया। देन उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा आए ताकि पूरी टाइपोग्राफी इंक्लूड करके देखी जाए कि कैसे लगती हैं चीज़ें। तो ये वाला इसमें बनाया काफ़ ये और ते। इसमें आप नोट करें कि जो ये और ते का शोशा होता है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया गया है, मतलब इतना वो वाज़ह नहीं लग रहा, डायरेक्ट एक लाइन में ही उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा मैंने कोशिश की कि जो ये और ते के नुक्ते हैं उनसे मैं कोई स्माइलिंग फेस बना सकूं। तो वो ये मैंने थोड़ी सी स्माइलिंग फेस वाली दी, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लग पड़ा। और देन मैंने कोशिश की कि ये जो लाम और ये है इसके दरमियान, क्योंकि अगर स्माइलिंग फेस शो करना तो थोड़ी सी ब्रेक करनी पड़ेगी। और तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा देखा। उसके बाद जो दो कॉन्सेप्ट मैंने फाइनलाइज़ किए उनमें ये थे कि इस तरह की काफ किए और ते, देन लाम यहाँ तक ही एंड हो जाए और ये जो स्माइल है आपकी वो रहे, एंड देन यहाँ से ये का स्टार्ट हो। थोड़ा सा चीज़ों को ब्रेक किया। आई नो कि जिस तरह आपको ये देखने को मिलता है या जिस तरह काफ ये थे देखने को मिलते हैं, चीज़ें नहीं देखने को मिल रही। हो सकता है आपको इस जगह पे केतली की शेप भी नज़र ना आ रही हो। ये सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको समझ आए ना आए, आई डोंट नो। सेकेंड कॉन्सेप्ट मैंने ये लिया। अच्छा, इन दो कॉन्सेप्ट को मैंने फिर फाइनली इलस्ट्रेटर के अंदर स्केच किया और देखा कि क्या एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इनमें क्या क्या चेंजिंग की जा सकती है। तो एट द एंड मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप देख लें कि स्टार्टिंग फ़ेज़ बिल्कुल ये वाला था और इस टाइम पे आप देख लें कि केतली की शेप और इसकी शेप बिल्कुल मिल रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते 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 हम इन दो कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए जिनमें आपको केतली एग्जैक्टली नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन आपको समझ आ रही है कि हाँ यार ये चीज़ इस चीज़ से डिपिक्ट करती है, ये चीज़ बनेगी। जब मैं आपको फाइनल लोगों का डिज़ाइन दिखाऊंगा तब आपको आइडिया होगा कि किस तरह की चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही देखा है कि आपने स्केच कैसे करना है, किस तरह इमेजेस से इंस्पिरेशन लेनी है, किस तरह सारी चीज़ें देखनी है, उसको स्केच करना है। शुरू के स्केच सबके बहुत बुरे होते हैं, एट द एंड उनको रिफाइन करते रहते हैं और इसके बाद भी रिफाइनमेंट का प्रोसेस चलता रहता है इलस्ट्रेटर के अंदर। नौ शेप साइकोलॉजी को यूज़ करके आप अपना लोगो कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये वीडियो सारी उन चीज़ों को डिस्कस करने वाली है। तो बगैर कुछ जाली एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो इस टाइम आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे और यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है जो कि आपको गाइड कर सकेगी और ये इंशाल्लाह जल्द इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाएगी। कलर साइकोलॉजी वाली मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है और ये भी जल्दी पोस्ट कर दूंगा मैं। ओके जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शेप साइकोलॉजी आखिर होती क्या है। शेप साइकोलॉजी कहते हैं कि एक ऐसी स्टडी जो कि ये देखे कि शेप का लोगों के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है या लोग शेप को किस तरह से समझते हैं या उनके दिमाग में क्या कोई नज़रिया है शेप के हवाले से। इस चीज़ को जो इसकी स्टडी को शेप साइकोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि शेप्स कितने टाइप की होती हैं। अगर मैं क्विकली अपने माइंड को दोहराऊँ तो आपको स्क्वायर मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, ओवल मिलेगा, एलिप्स मिलेगा, ट्रायंगल, और आपको ऑर्गेनिक शेप्स मिल जाएंगी, कुछ कुछ स्टार्स आपको मिल जाएंगे। ये आपके ज़हन में कुछ शेप्स आती होंगी। तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ पीपल पे क्या इम्पेक्ट डालती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेक्टेंगल या स्क्वायर आप लोग किस तरह उसको जो सा वो अपने मुताबिक लेते हैं, यानी कि उसकी क्या साइकोलॉजी है रेक्टेंगल की और स्क्वायर की। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर अगर आप इसकी सिर्फ शेप को देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये एक बिल्कुल बैलेंस लग रही है। कहीं से आपको शेप को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये अनबैलेंस्ड है या आप अभी जैसे शेप गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं लगता स्क्वायर और रेक्टेंगल को देख के। तो इसी तरह इसकी जो फीलिंग्स हैं वो आप फॉर्मल ले सकते हैं, ट्रस्ट के तौर पे ले सकते हैं, स्ट्रेंथ, करेज, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी के तौर पे आप ले सकते हैं। लेट से अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि एक ऐसा लोगो जो कि स्टेबल हो, रिलायबल हो और पावरफुल या स्ट्रेंथ शो करे, तो आप इस शेप को अपने लोगों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। किन किन ऐसी कौन सी ऐसी ब्रांड्स हैं जिन्होंने इस शेप को अपने अंदर यूज़ किया अपने लोगों के अंदर, उसमें आपके पास BBC की एग्जांपल आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट की आ जाती है और इंस्टाग्राम की आ जाती है ना। इंस्टाग्राम की एग्जांपल में थोड़े से आपको राउंड कॉर्नर्स मिलेंगे जो कि थोड़े से सॉफ्टनेस को शो करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने कंबाइन की हुई हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो शेप मैंने डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है एलिप्स या सर्कल। सर्कल आपको पता है कि जिसका रेडियस थ्रू आउट द सर्कमफेरेंस सेम होता है, जबकि एलिप्स होता है उसका सेम नहीं होता, या उसको ओवल भी कहते हैं। अच्छा, इनकी फीलिंग ये होती है कि आपने अगर कोई कम्युनिटी शो करनी हो या आपने फ्रेंडशिप, लव, यूनिटी या इस तरह के मैंने कुछ कीवर्ड और मेंशन किए हैं जिनमें मिस्ट्री, अटेंशन, प्रोटेक्शन, अगर आपने इस तरह की चीज़ें शो करनी है अपने लोगो डिज़ाइन के अंदर तो आप इलिप्स या सर्कल को यूज़ कर सकते हैं। और ये लोगो काफ़ी लोगों ने सर्कल्स पे बेस किए हैं अपने लोगो, जिनमें निविया आ जाती है और इसके अलावा टारगेट, गूगल क्रोम। इसके अलावा आप अगर ऑटोमोटिव में आ जाएं, आप वहाँ पे देखें तो टोयोटा ने यूज़ किया हुआ है, एंड वॉक्सवैगन
आई होप कि उनका जो सा वो लोगो भी सर्कल में होगा, लेकिन ज़्यादातर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी ओवल शेप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट इस शेप की मैंने बात करनी है, वो बात करनी है ट्रायंगल की। नाउ ट्रायंगल एक बड़ी मज़ेदार सी शेप है। अगर आप इसकी बेस फ्लैट रखें तो इसका मीनिंग अलग होता है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें या इसके एज पे इसको स्टैंड करें तो इसका मतलब थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग हो जाता है, जो कि इस टाइम पे मतलब है। नाउ जब आपकी बेस रेस्ट कर रही होगी ग्राउंड पोजीशन पे, तो इसकी जो फीलिंग्स है वो एक्साइटमेंट, रिस्क, डेंजर, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को शो करती है। अगर आप लोगों ने साइन बोर्ड देखे हों तो आपके जो डेंजर का साइन बोर्ड होता है उसके ऊपर ट्रायंगल आपको देखने को मिलती है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं और उसके अगर बैक पे देखें तो उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस लिखी होती हैं। प्रिकॉशंस के लिए यूजुअली सिंबल ट्रायंगल का यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क कभी कभार डाल दिया जाता है, और इस तरह के सिंबल आपको प्रिकॉशन के तौर पे ट्रायंगल आपको शेप देखने को मिलेगी। जब भी प्रिकॉशन या इस तरह का आपको कोई डेंजर शो करनी होगी ये चीज़, तो आपको ये चीज़ें ट्रायंगल के थ्रू जो उनसे शो की जाएंगी। पॉपुलर एग्जांपल्स लोगों के जिनमें डेल्टा आ जाता है, गूगल प्ले आ जाती है। आप काफ़ी और भी लोगो सर्च कर सकते हैं, और जो आपको लोगो मिले जो कि ट्रायंगल शेप पे बेस करता है, सर्कल पे करता है, या एलिप्स पे करता है, या रेक्टेंगल पे करता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनका लोगो भी इस शेप में रिजेंबल करता है। नेक्स्ट जो मैंने बात करनी है वो बात करनी है स्पाइरल्स की। स्पाइरल्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग शेप है जो कि ग्रो करती जाती है एंड एक बड़ा मज़े का पैटर्न फॉर्म करती है, और इस चीज़ को आप ग्रोथ, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और एवोल्यूशन से शो कर सकते हैं। अगर आप AT&T का लोगो देख लें या BitTorrent का लोगो देख लें तो इन दोनों लोगोस के अंदर कहीं ना कहीं आपको स्पाइरल नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट शेप की मैंने बात करनी है वो बात करनी है ऑर्गेनिक शेप्स की। ना ऑर्गेनिक शेप में मैंने ऐसी कोई शेप तो जाहिर नहीं की, क्योंकि ऑर्गेनिक शेप किसी भी किस्म की हो सकती है। जो कि आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं शेप, वो आपकी ऑर्गेनिक शेप में आ जाती है। ना ट्विटर का लोगो और फायरफॉक्स का लोगो मैंने इसलिए मेंशन किया कि ये थोड़ी सी एक ऑर्गेनिक शेप्स हैं, और ऑर्गेनिक शेप आपको कंफर्ट की फीलिंग देती हैं, नेचर के करीब देती हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती हैं, रिफ़्रेश आपको कर देती हैं। इस तरह की ये कुछ मूड्स रिप्रेजेंट करती हैं ऑर्गेनिक शेप्स। अगर आपका कोई लोगो ऐसा है जो कि आप नेचुरल फील लेना चाहते हैं, तो आप ग्रीन कलर के साथ कोई ऑर्गेनिक शेप कंबाइन कर दें तो एक बहुत अच्छा लोगो बन सकता है। नेक्स्ट जो मैंने बात करनी है एब्स्ट्रैक्ट शेप्स की। नाउ एब्स्ट्रैक्ट शेप यूजुअली ये सिंप्लीफाइड वर्जन होते हैं जो कि आपकी नेचुरल शेप या कम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं उनके, और ये यूजुअली स्टाइलाइज होती हैं और डिफ़िकल्ट होती हैं रिकग्नाइज करने के लिए, और यूजुअली ये यूनिकनेस को एलेबोरेट करती हैं। तो मुझे इस एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैंने इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बाकी शेप्स का मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कोई नॉलेज मिले तो ज़रूर मेरे नॉलेज में भी इजाफा कीजिएगा। नेक्स्ट मैंने बात करनी है लाइंस की। नो लाइंस दो किस्म की होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है एंड वर्टिकल लाइन का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। नो हॉरिजॉन्टल आप अगर कंपैरिजन करें तो आप रेक्टेंगल या स्क्वायर से भी कर सकते हैं, एंड वर्टिकल लाइंस आपको स्ट्रेंथ, अग्रेशन, ग्रोथ ये चीज़ें शो करती हैं। सिमिलरली ऑन हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको कम्युनिटी, कामनेस, स्टेबिलिटी शो करती हैं, जो कि आपको एक स्क्वायर भी शो करता है। ओके जी, तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि शेप साइकोलॉजी क्या होती है, कौन सी शेप क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, और आप किस तरह इनको अपने लोगो डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ना ये याद रखें कि आप शेप को अगर ऐसे कलर के साथ कंबाइन कर दें जिसकी साइकोलॉजी भी सेम हो, तो आपका लोगो एक बहुत इफेक्टिव लोगो हो जाता है। आज की वीडियो शेप साइकोलॉजी पे थी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कलर साइकोलॉजी पे लेके आऊँगा, और आपको उसी तरह जिस तरह मैंने अभी बताया कि ये शेप ये रिप्रेजेंट करती है, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये वाला कलर ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो वो वाली वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। मेरी लास्ट वाली वीडियो शेप साइकोलॉजी पे थी, और आज की वीडियो में हम कलर साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि कौन सा कलर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो बगैर कुछ जाली एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक्त आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, और ये एक सिमिलर प्रेजेंटेशन है जो कि आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख ली होगी इस तरह की। तो मैं इसी से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि कलर साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है। नाउ कलर साइकोलॉजी कहते हैं कि एक ऐसी स्टडी जो कि ये डिटरमिन करे कि किस कलर का लोगों पे क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि ग्रीन कलर लोगों पे कैसे लोग उसको लेते हैं, रेड कलर कैसे लेते हैं, येलो कलर कैसे लेते हैं, इस चीज़ की स्टडी को कलर साइकोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर आपको कलर साइकोलॉजी पता लग जाए तो आप अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह एंगेज कर सकते हैं। यानी कि आप उस स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए वो वाला कलर लेके एक इमोशन दे सकते हैं, अपनी पोस्ट के अंदर एक इमोशन लेके आ सकते हैं जो कि उस स्पेसिफिक पीपल को टारगेट करे।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेड कलर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। नाउ रेड कलर आपने यूजुअली देखा होगा, सबसे पहले अगर आपने रेड कलर देखा होगा तो मैंने शर्ट पहनी है रेड कलर की, और अगर आपने नोटिस पहले करे तो थम्स अप कर दें वीडियो को। नाउ रेड कलर यूजुअली आप इशारों पे देखते हैं, सिग्नल्स पे देखते हैं। रेड का मतलब आपको डेंजर, अलर्ट, ये चीज़ें शो करता है। और इस अगर आप लिस्ट में भी देखें तो यहाँ पे आपको यही मिलेगा कि एक्साइटमेंट, पैशन, डेंजर, एनर्जी, एक्शन और हंगर शो करता है। नाउ हंगर का मतलब क्या है? हंगर मतलब भूख। अगर आप देखें फूड कंपनीज़ को तो उन्होंने रेड कलर यूज़ किया होता है ताकि वो थोड़ी सी हंग्रीनेस शो करें और लोग एक्साइटेड हो उनकी चीज़ बाय करने के लिए। सिमिलरली अगर आपने एनर्जी शो करनी हो, स्टिंग एक बेस्ट एग्जांपल है। आप उनका अगर लोगो देख लें तो वो भी रेड कलर में आपको मिलेगा, क्योंकि रेड कलर एनर्जी भी शो करता है। ओके जी, तो ये पूरी लिस्ट आपके पास अवेलेबल होगी। इंस्टाग्राम पे जाके इस पोस्ट को सेव कर लें। ये पोस्ट, दोनों पोस्ट, शेप साइकोलॉजी वाली भी और कलर साइकोलॉजी वाली भी, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ मैंने डिस्कस करनी है वो ग्रीन कलर को डिस्कस करना है। ग्रीन कलर अगर आप अपने डेली लाइफ में देखें तो घास ग्रीन कलर की होती है, तो आपको ये अमूमन नेचुरल टाइप की फीलिंग देंगी, ठीक है जी। और अगर आप इन कीवर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दें तो ये भी ग्रोथ, नेचर, फर्टिलिटी, हेल्थ, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रीन कलर। तो अगर आपका कोई लोगो है जिसमें आपने ऑर्गेनिक चीज़ शो करवानी है तो आप शेप साइकोलॉजी पे वापस जाएं, ऑर्गेनिक शेप यूज़ करें, एंड देन उसके साथ आप ग्रीन कलर यूज़ कर लें तो एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा आपके लोगों का, और एक अच्छा सा इमोशन जो कि शायद अगर क्लाइंट आपका चाह रहा हो तो वो आपकी ऑडियंस तक जा सकता है। नेक्स्ट जिसकी मैंने कलर की बात करनी है वो बात करनी है ब्लू कलर की। ना वो ब्लू कलर में अगर आप बैंकिंग की ऐप्स देख लें या कोई ऐसी ऐप देख लें, ऐसी कंपनी देख लें जिसका लोगो में आपको ट्रस्ट वो कन्वे करना चाहती है, तो वो यूजुअली ब्लू कलर यूज़ कर रहे होते हैं। और इस लिस्ट में अगर आप देखें तो आपको पीस, काम, हार्मनी, ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नाउ मैं थोड़ा सा अपनी पहले वाली वीडियो को भी लिंक करता हूँ इस वीडियो के साथ। पहले वाली वीडियो में मैंने शेप साइकोलॉजी में बताया था कि रेक्टेंगल आपका स्टेबिलिटी शो करता है, एंड सिमिलरली ब्लू कलर भी आपका स्टेबिलिटी शो करता है। तो अगर आपने स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, इस चीज़ का मैसेज थोड़ा सा और लाउड करना होगा, यानी कि आपने आइकन स्क्वायर के फॉर्म में बना लिया है, उस मैसेज को थोड़ा सा और लाउड करना है तो आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ की मैंने बात करनी है येलो कलर की। नाउ येलो कलर एक बहुत ही मज़ेदार कलर होता है। ये अलर्ट भी शो करता है। अगर आपने दोबारा सिग्नल वाले एग्जांपल पे चले जाएं तो ये आपको बताता है कि इस टाइम पे आपको अलर्ट होना है, या आप गाड़ी क्रॉस कर सकते हैं या आपको रुकना है इस टाइम पे। तो येलो कलर इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखता है। और आप देखें तो इसकी जो कुछ कीवर्ड्स हैं जिनमें पॉजिटिविटी आ जाती है, ऑप्टिमिज्म आ जाता है, वार्निंग आ जाती है, जो कि मैंने सिग्नल की एग्जांपल दे दी। और ये कलर क्योंकि थोड़ा सा ब्राइट कलर है और वार्म कलर है, तो ये समर्स वाली आपके कुछ ऐसे लोगों में भी यूज़ हो सकता है, और ये यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों। तो अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि आप यूथ टारगेट कर रहे हैं, यूथ को, और लेट्स से कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक ऐसा स्पोर्ट्स ब्रांड है जो कि शूज़ बनाता है और वो यूथ को टारगेट करना चाहता है, स्पेसिफिकली यूथ को, बाकी किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, तो सिंपली आप ट्रायंगल टाइप की शेप्स और येलो कलर को कंबाइन कर सकते हैं, वो लोगो बना सकते हैं। लेकिन ये कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं, क्लाइंट की ब्रीफ बहुत मैटर करती है इस हवाले से कि वो क्या चाह रहा है। सिंपली मैंने अगर आपको आम अल्फाज में बताऊँ तो इस तरह का आप कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने बात करनी है ऑरेंज कलर की। और ऑरेंज कलर अगर आप देखें तो इसमें भी ये रेड से थोड़ा सा मिलता जुलता है, और इसके अंदर भी आपको क्रिएटिविटी, एनर्जी, बैलेंस, सक्सेस, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सिमिलरली जिस तरह आपने रेड कलर यूज़ करना है, आप उसी तरह इस ऑरेंज कलर को भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी शेप्स कंबाइन कर लें जो कि आपको एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं या मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और आप कलर से वही मैसेज जो उनसे है वो बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आ जाती है वो बात आती है ब्लैक एंड वाइट की। ना ये ब्लैक एंड वाइट एक मिस्ट्री है, जो कि कुछ लोग इनको कलर्स नहीं समझते, कुछ कहते हैं कि नहीं ये कलर्स में आ जाते हैं। नाउ ब्लैक अमूमन आपको स्ट्रेंथ, पावर, एलिगेंस और अथॉरिटी शो करता है ब्लैक कलर, और वाइट कलर आपको ऑन द अदर हैंड प्योरिटी, फ्रेशनेस, क्लीनलीनेस, ये चीज़ शो करता है। तो यूजुअली जो भी लोगोज होते हैं उनके अंदर ब्लैक और वाइट वर्जन तो ऑफकोर्स होता ही होता है, लेकिन ये चीज़ें भी अगर आपने सिर्फ कलर की तरफ नहीं जाना चाहता आपका क्लाइंट, तो आप ब्लैक एंड वाइट से भी ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अगर आपने ब्लैक कलर चूज़ किया है और साथ में रेक्टेंगल या स्क्वायर वाली शेप चूज़ कर ली है, तो आपका वो पावरफुल और स्ट्रेंथनेस वाला या अथॉरिटी वाला मैसेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने देखा था कलर साइकोलॉजी क्या होती है, और प्रीवियसली मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि शेप साइकोलॉजी क्या होती है। नाउ फॉन्ट साइकोलॉजी और टाइपोग्राफी पे एक कंप्लीट सीरीज़ है मेरी, जिसपे मैंने A to Z टाइपोग्राफी को डिस्कस किया है, फॉन्ट पेयरिंग को डिस्कस किया है, फॉन्ट कैसे चूज़ करने इनको डिस्कस किया है, फॉन्ट साइकोलॉजी को डिस्कस किया है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर लगा दूंगा, आप
जाके वो प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं। अच्छा, तो आप तक हमने देख लिया कि लोगों के क्वेश्चन कौन कौन से अपने क्लाइंट से पूछने होते हैं, उसके बाद लोगों का मूड बोर्ड कैसे बनता है, देन लोगों का स्केच कैसे बनता है, और आज की वीडियो होने वाली है कि हम उस स्केच को लेकर इलस्ट्रेटर के अंदर जाएँ और उसको वेक्टराइज करें। तो बगैर कुछ जर्नली डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो इस वक्त आप अडोबे इलस्ट्रेटर स्क्रीन देख रहे होंगे और यहाँ पे मैंने वही इमेज इंपोर्ट की हुई है इलस्ट्रेटर के अंदर। सिंपली मैंने फाइल में जाके प्लेस किया है और इमेज सर्च किया, उसको प्लेस कर दें यहाँ पे। और ये मैंने एक लेयर बनाई हुई है रफ के नाम की और इस पर मैंने इस इमेज को प्लेस कर दिया है ना। ये वही स्केचेस हैं जो मैंने हैंड से ड्रॉ किए थे पिछली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इसी को हम वेक्टराइज करने लगे हैं, लेकिन मैंने कुछ वेक्टराइज किए हैं। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा और एंड पे जो फाइनल लोगो होगा उसका स्केच थोड़ा सा बता दूंगा कि मैंने उसको स्केच कैसे किया, सॉरी वेक्टराइज कैसे किया इसको। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इस जगह पे आ जाते हैं। तो ये मैंने पहला स्केच किया जिसमें आप अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें कि सिंपली लाइंस के थ्रू मैंने स्केच किया हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी आपको इस टाइम पर तो शेप नज़र आ रही है, लेकिन मैंने ये सिंपली पेन टूल से स्केच किया था एंड देन इसको आउटलाइन कर दिया। तो पहला स्केच मैंने ये किया वेक्टराइज सॉरी स्केच को, जिसमें ये मैंने आइज़ रिप्रेजेंट की एंड देन ये माउस रिप्रेजेंट की एक स्माइलिंग फेस देने के लिए। अच्छा, ये स्केच मुझे तो ठीक लगा। उसके बाद अगले में भी यही इसकी थोड़ी सी वेरिएशन निकाली, यानी कि इस केस में ये दोनों ज्वाइन नहीं थे, तो इस केस में इसको ज्वाइन करके देखा कि ये कैसे लगते हैं। देन यहाँ पे आगे हम यहाँ पे इसी का थोड़ा सा एक अलग वेरिएंट लाया। उसके बाद करते करते मैं इस चीज़ पे आया कि इस चीज़ को ये जो जहाँ से आपकी चैनक की चाय आती है इसको मिनिमाइज़ किया जाए थोड़ा सा। तो मिनिमल स्टाइल में करने के लिए इसकी जहाँ पे 2 स्ट्रोक थी वहाँ पे सिंगल स्ट्रोक करके थोड़ा सा किया गया और इसमें थोड़ा सा गैप दिया गया ताकि थोड़ी सी चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाएँ। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक लगी, लेकिन ये ऊपर वाली जो है इसकी ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है, जिसको छोटे करने का इरादा है मेरा। ये काफ़ी बड़ी लग रही है साइज़ में, हाइट में काफ़ी बड़ी है। ठीक है जी, तो ये स्केच बनाया वेक्टराइज किया। अच्छा, उसके बाद मैंने साथ ही ये देख लिया कि इनको अगर मैं टाइपोग्राफी के साथ अरेंज करूँ तो कैसी लगेंगी मुझे ये चीज़ें। ये अभी बिल्कुल बिगिनिंग में, यानी कि बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस हैं जिनमें मैं चीज़ों को बस चेक कर रहा हूँ कि अगर इसके साथ इस तरह रखी जाए तो कैसे लगेगी, इसका इस तरह रखी जाए तो कैसी लगेगी। कुछ कलर्स मैंने देख लिया कि अगर ये कलर्स काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आगे जाके इसको कम्प्लीटली देखेंगे कि कैसे फाइनलाइज़ कैसे चीज़ें की गई। अच्छा, ये जो फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया है ये पॉपिंस है, गूगल फ़ॉन्ट है, बिल्कुल फ्री है, बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पूरी फ़ॉन्ट फैमिली आपके पास आती है जिसमें आपके पास बोल्ड, मीडियम, लाइट सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं आप। अच्छा, ये वो फ़ॉन्ट का बोल्ड वर्जन है एंड देन ये एस्टिमेटेड 2021 एस्टेब्लिश जो है ये उसका आई थिंक लाइट वर्जन है या कोई इस तरह का वर्जन है। अच्छा जी, तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने देख लिया। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक फाइनल प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और देन एक और कॉन्सेप्ट देखूंगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या था। अच्छा, एक रफ़ मैंने ये किया। सेकंड जो मैंने रफ़ किया वो ये वाला कॉन्सेप्ट ही है। अच्छा, इसमें भी आप देख रहे हैं कि चीज़ें सेम हैं, लेकिन मैं इस आइज़ और इस स्माइल वाले चीज़ से निकलने के लिए थोड़ा सा मिनिमल स्टाइल में जाने के चाहता था और मैंने ये वाली नीचे वाली चीज़ भी रिमूव करके देखी, लेकिन नहीं, कोई मज़ा नहीं आया। एट द एंड बॉटम वाली चीज़ रिमूव की एंड देन जो ये नुक्ते थे जो कि स्माइलिंग फेस बना रहे थे उनको बिल्कुल सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये थोड़ा सा स्टाइल मिनिमल लगा मुझे। एंड देन जो इसके ये ऊपर वाला था जिसकी मुझे हाइट ज़्यादा लग रही थी, मैंने इसकी हाइट भी कम की। तो ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा मिनिमल लगी और मुझे लगा कि ये शायद वर्क कर जाए। और ये शायद केतली की शेप भी दे रही है और केतली पड़ा हुआ भी आपके ईजिली जा रहा है, ये मुझे अच्छा लगा। अब मैं इसको भी ड्रॉ करना आपको बता देता हूँ कि ड्रॉ कैसे किया मैंने। सिंपली मैं पेन टूल में आ गया। ये मैं अभी बड़ा रफ स्केच कर रहा हूँ लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा था ड्रॉ करते हुए। सिंपली पेन टूल में आके आप एक स्ट्रोक ये लगाएं, देन नीचे आ जाएं, थोड़ा सा हैंडल को ड्रैग करें, यहाँ तक इतनी शेप बनाएं आप। एंड देन उसके बाद ये जो सी आपको शेप नज़र आ रही है, ये मैंने कोशिश की थी कि मैं राउंडेड रेक्टेंगल लेके एंड देन चीज़ों को ज्वाइन कर लूँ। जैसे कि मेरा दिल था कि मैं इतना राउंडेड रेक्टेंगल ले लूँ लेट से, और फिर इन चीज़ों को कट करके, यानी कि मैं सीज़र टूल लेके या किसी और तरीके से इस रेक्टेंगल को कट करूँ एंड देन इसको इसके साथ ज्वाइन करूँ। तो इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली और इसके बाद आप जब ये ज्वाइन हो जाए तो इसको आप राउंड कॉर्नर दे सकते हैं। तो इस तरह करके मैंने ये चीज़ डिज़ाइन की और इसके ऊपर सिंपल ये एक अगर आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लें तो भी काम आपका बन जाता है। देख लें, अगर आप इस रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लें
तो ये चीज़ बन जाती है। सिंपली बस इस रेक्टेंगल को आपने कट करना है और चीज़ों को जॉइन करना है, और ये जो लाइंस है ये सिंपल एक लाइन टूल से भी आप बना सकते हैं, जो ते और ये के नुक्ते हैं। तो ये ते का नुक्ता एंड देन ये के नुक्ते। तो इस तरह करके मैंने ये सारा कुछ ड्रॉ किया। हाँ, काफ़ी लंबा प्रोसेस था क्योंकि चीज़ें इस तरह स्मूथली कर्व नहीं हो रही थी और उनको कर्व करना था, वरना जब आपके पास शार्प एजेस आ जाते हैं तो आपको चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन प्रोसेस सारा ये था कि मैं इस तरह जो सा बॉक्स बनाया, देन कुछ पेन टूल से शेप बनाई, एंड देन एट द एंड उनको उनकी स्ट्रोक बड़ी करके, यानी कि स्ट्रोक कोई 4-5 पॉइंट्स पे लेके जाके उनको आउटलाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब बारी आती है कि पहले कॉन्सेप्ट को मैंने कलराइज कैसे किया और सारी एक प्रेजेंटेशन कैसे बनाई। तो मैंने ये वाले कलर कोड यूज़ किए जो कि मुझे बड़े पसंद आए थे, कि एक ये कॉफ़ी का और टी का लुक भी दे रहे हैं और थोड़ी सी यंग फैमिलीज़ और उनको अट्रैक्ट भी करते हैं ये कलर्स। ठीक है, टाई फेस के बारे में आपको पता चल गया यहाँ पे कि टाई फेस मैंने पॉपिंस यूज़ किया। ये एक प्रेजेंटेशन होती है क्लाइंट को देने के लिए कि क्लाइंट को आइडिया हो गया उसके फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर वो परचेज़ करना चाहता है खुद ही तो परचेज़ कर ले, अगर आपने कोई पेड फ़ॉन्ट यूज़ किया तो। अगर फ्री फ़ॉन्ट है तो मसला ही नहीं इस चीज़ का। उसके बाद आपने बताना होता है कि जो आपने फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो उसकी हेडिंग का कितना पॉइंट्स है होना चाहिए। अगर किसी जगह पे क्लाइंट ने हेडिंग देनी है, ये अमूमन ब्रांड गाइडलाइन या स्टाइल गाइड्स के ये चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन मैं अमूमन क्लाइंट को ये दे देता हूँ चीज़ें कि मुझे लगता था कि इस जगह पे आपकी हेडलाइन बहुत अच्छी लगेगी, अगर आप ज़्यादा साइज़ करेंगे थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो 18 पॉइंट्स की मैंने हेडलाइन दी और 12 पॉइंट्स का रेगुलर पैराग्राफ अगर टेक्स्ट उन्होंने लिखना तो लिखेंगे। लोगों की लेआउट आपने बतानी होती है कि लेआउट आपकी इस तरह की हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लेआउट कैसी होगी, वर्टिकल लेआउट कैसी होगी, यानी कि अगर आपका वेबसाइट पर लोगो लगना है तो उसकी लेआउट किस तरह की होनी चाहिए। और अगर लेट्स से कि आपकी कोई स्टैंडी है या ऐसी की कोई चीज़ है, उस पर अगर आपने लोगो लगाना है सिर्फ, तो वर्टिकल फॉर्म में होगा तो वर्टिकल लेआउट उसकी क्या होनी चाहिए, ये आप बता दिया करें क्लाइंट को। इस तरह की एक स्टाइल गाइड बना लें अपने पास। स्टाइल गाइड एग्जैक्टली ये नहीं होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है। तो ये क्लाइंट को थोड़ा सा एक मुतमईन कर देती है कि हाँ यार, बंदे ने काम बड़ा अच्छा किया। अच्छा, मैं कुछ लेआउट्स पे वर्क कर रहा था। यहाँ पे मैंने सोचा कि अगर मैं इस केतली को थोड़ी सी एक राउंड शेप में दे के और इस तरह की लेआउट दे दूँ तो कैसी लगेगी। इस टाइम पे देख रहे हैं कि आप काफ़ी ऑफसेट लग रही हैं चीज़ें, और अगर मैं सेंटर करूँगा केतली को तो ये जो इसकी ये जो चाइना की जहाँ से चाय आनी है वहाँ पे ये वाली जगह इस सर्कल के बाहर चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे इसलिए सही समझ में नहीं आया ये लेआउट, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था इस लेआउट में। उसके बाद ये इस फेस को बहुत ही ये एक अजीब सा लग रहा था अलग कलर में, तो मुझे ये चीज़ भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। देन मैं इस चीज़ पे आया कि इसको हटा के एक सिंपली लाइन लगा के केतली लिख दिया जाए एंड देन एस्टेब्लिश इस तरह कर दिया जाए। ये वाली लेआउट मुझे पसंद आई थी, लेकिन जो बेस्ट लेआउट लगी मुझे वो ये वाली लगी, जिसमें मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके टाइप ऑन अ पाथ से केतली ऊपर लिखा एंड देन एस्टेब्लिश इन 2021 ऐसा लिख दिया। लेकिन ये देख लें कि आप ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने पहले स्माइलिंग फेस वाला किया हुआ था। उसके बाद जो मैंने मिनिमल स्टाइल बनाया उसकी भी आपको एक अलग लेयर पे मैंने बनाया था सारा कुछ, और कोशिश किया है कि ये करें कि जब भी आप क्लाइंट का काम कर रहे हो और क्लाइंट आपसे कुछ रिवीजन मांगे तो पुरानी वाली चीज़ को डिलीट ना किया करें, क्योंकि क्लाइंट कभी भी उस पर वापस आ सकता है। तो एक नई लेयर में नई सिरे से काम कर लिया करें। अच्छा, इसमें भी ये वाली लेआउट तो बिल्कुल सारी सेम है आपकी, जिसमें मैंने कलर कोड, टाइप फेसिस और ये सारा कुछ बताया है। हाँ, एग्जैक्ट ये लेआउट थोड़ी सी चेंज है। अच्छा, इस लेआउट में भी अगर आप देखें तो ये वही है, लेकिन इसमें 2 की बजाय, जिसमें यहाँ पे ये डबल लाइंस आ रही थी, इसकी बजाय मैंने सिंगल लाइन करके देखा, और स्माइलिंग फेस वाले को मैंने कोशिश की कि उसको भी इंक्लूड करके देखूँ कि वो कैसा लगता है। इस केस में ये वाला जो मिनिमल स्टाइल हुआ था ये तो मुझे बड़ा पसंद आया। सिंपली इसको भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करना है, जो कि मैंने फाइनल कॉन्सेप्ट में किया था। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे स्माइलिंग फेस अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी चीज़ें अच्छी लग रही थी, और ये इसकी हाइट थोड़ी सी मुझे कम करनी थी। ये 2 चीज़ें मैंने इसके अंदर देखी कि हाँ, इस लेआउट में अच्छा देखें अगर आप, तो पुरानी वाली लेआउट में ये चीज़ नहीं चल रही थी, जबकि इस लेआउट में ये केतली वाली चीज़ इस तरह के लेआउट में चल पा रही है, जहाँ पे सर्कल हो थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप का लुक दे रही है इस टाइम पे। अच्छा, ये 2 चीज़ें होंगी, और जो बिल्कुल बिल्कुल फाइनल मैंने किया था लोगो, वो ये वाला किया था। अच्छा, इसमें मैंने वही वाला काम किया कि मैंने ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा हाइट रिड्यूस की एंड देन ते और ये के नुक्तों को सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद बाकी चीज़ें सारी सेम है, और इसकी लेआउट भी मैंने देख लें कि बिल्कुल वही रखी है जो मैंने एग्जैक्टली मेरे माइंड में पहले से थी। ये 3 लेआउट्स मैंने रखी हैं जो कि मेरे मुताबिक मुख्तलिफ़ जगहों पे क्लाइंट के लिए चल सकती हैं। तो जब भी आप लोगो डिज़ाइन करें तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें क्लाइंट को दें, एक कॉन्सेप्ट ना दें, इस तरह के 3 कॉन्सेप्ट बना लें। ये तो एक कॉन्सेप्ट की वेरिएशन है, ये इसको 3 कॉन्सेप्ट हम नहीं कह सकते, इसको ये एक ही कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट में यानी कि ये होगा कि आपकी अप्रोच अलग हो जाए या लोगों की टाइप अलग हो जाए। जैसे कि लेट्स से कि ये अगर कम्बिनेशन मार्क है तो आपका जो यहाँ अगर बैच टाइप की आपको फीलिंग दे रहा है, या आपको ये एक मतलब
बेस्ट टाइप ही इसको कहेंगे। अगर वो वाली फीलिंग दे रहा है तो आप कोशिश करें कि वर्ड मार्क पे चले जाएँ या मोनोग्राम पे चले जाएँ या इस तरह की चीज़ें ड्रा करना शुरू कर दें, तो वो अलग कॉन्सेप्ट कंसिडर किए जाएंगे। इस केस में ये एक ही कॉन्सेप्ट की मुख्तलिफ वेरिएशंस मैंने की थी, जो 3 की थी, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने बाकी भी कॉन्सेप्ट ड्रा किए होंगे, लेकिन चूँकि ये फाइनलाइज़ हुआ तो सिर्फ आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। और ये ऐसे नहीं होता कि ये ऐसे झटके से आपको मुझे ज़हन में आ गया और मैंने ये ड्रा कर लिया। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स होते हैं जो कि अमूमन हम लोग बताने से घबराते हैं, लेकिन ये बताने चाहिए कि एग्जैक्टली आप इसी चीज़ पर लैंड नहीं करते जैसे ही आपके पास प्रोजेक्ट आया था। काफ़ी आपने पीछे मेहनत की, कुछ फेल्स हुए आपके कॉन्सेप्ट, और देन फाइनली आप इस कॉन्सेप्ट पे आके एग्री करके क्लाइंट के साथ। तो इस तरह का आप भी जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो या कोई लोगों क्लाइंट को सेंड करना हो तो पीडीएफ बना के इस तरह के सेंड कर दिया करें, ताकि क्लाइंट अच्छे से चीज़ों को देख सके और सारा कुछ कर सके। अच्छा, इस वीडियो में हमने देख तो लिया कि ऊपर ऊपर से देखें कि प्रेजेंटेशन कैसे बनी है और कलर्स कैसे हुए हैं, देन टाइपोग्राफी कैसे सेलेक्ट की गई है। और टाइपोग्राफी की तो मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई है, प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको ए टू ज़ी आइडिया हो जाएगा कि टाइपोग्राफी होती क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे टाइपफेसेस को कंबाइन करना है और किस कैटेगरी के लोगोज़ के लिए किस तरह के टाइपफेसेस बेहतर रहते हैं। तो वो आप सीरीज़ जाके देख लें। सेकेंडली, कलर एंड शेप साइकोलॉजी पे मैं इस लोगो डिज़ाइन कोर्स के अंदर ही कुछ वीडियोज़ लेके आऊँगा जो कि आपको बताएंगी कि आपने कलर्स किस तरह सेलेक्ट करने होते हैं एंड देन शेप किस तरह सेलेक्ट करनी है, यानी कि लोगों का जो आइकन बनाना है वो किन बेस को देख के बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हमाद और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ गया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कोई भी मोनोग्राम लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं एस और सी के इनिशियल्स को कंबाइन करके आपको एक मोनोग्राम लोगो डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो बगैर कुछ जाली एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोनोग्राम लोगो डिज़ाइन है जो कि मैंने किया था, तो इसको मैं रिक्रिएट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऑफसेट पाथ जोन सा है वो किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, तो ये मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट कर ली और इस टाइम पे मुझे एक एस और सी अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये एस और ये सी इसका मोनोग्राम है। तो मुझे सबसे पहले जोन सा है वो ये दोनों चीज़ें बनानी पड़ेंगी। उसके लिए मैं सब सिंपली जोन सा है वो रेक्टेंगल टूल में आके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं एज अ रेफरेंस यानी कि यहाँ पे इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ अपने आर्टबोर्ड के बाद, ताकि मुझे अगर बाद में यूज़ करना पड़े तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। ओके, तो ये एस आ गया और एस बनाने के लिए मुझे इसकी 3 कॉपीज़ चाहिए होंगी। तो मैं सिंपली जो है वो इसकी 3 कॉपीज़ जो है वो कर लेता हूँ और इक्वली स्पेस्ड हैं। इसके अलावा मुझे एस को ज्वाइन करने के लिए साइड पे कुछ चाहिए होंगी, तो मैं सिंपली इस टाइम पे मुझे थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहिए होगी, तो मैं इसकी जो हाइट है उसको हाफ़ करूँगा। उसको हाफ़ करने के लिए ट्रांसफॉर्म में आऊँगा और यहाँ पे अगर आप देख सकें तो हाइट इसकी सबसे पहले लेट्स से कि इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं वैल्यूज़ को, उसके बाद एस क्रिएट करते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो इसको रिमूव कर देते हैं। इस टाइम पे अगर आप ट्रांसफॉर्म में आकर मैं दिखा सकूँ जो मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया था, इसकी हाइट 277 थी, विड्थ सॉरी 277, तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं और हाइट 17 थी, 17 पे हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो अब चूँकि ये पिक्सल परफेक्ट हो गया है तो हम इसकी कॉपी ले लेते हैं और इससे हम जो है वो यहाँ पे अपना मोनोग्राम लोगो जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ओके जी, तो मुझे एस कंप्लीट करना है, तो मैं सबसे पहले इसकी एक कॉपी लूँगा और इसको रोटेट कर दूँगा 90 डिग्री पे। आई होप आपको मैं काफ़ी तेज़ जा रहा हूँ लेकिन आपको समझ आ रही होंगी चीज़ों की। तो यहाँ से मुझे जो है वो इसकी जो हाइट है उसको हाफ़ करना ताकि मैं इस एस वाली पोर्शन में एडजस्ट कर सकूँ। तो मैं एक सिंपली यहाँ पे लाके देख लेता हूँ, मुझे हाफ़ से भी कम पे जाना पड़ेगा। तो लेट से कि इस टाइम पे जो है वो इसकी हाइट है 277, तो मैं जो है वो 150 ट्राई करता हूँ। ओके, सो 150 भी थोड़ा सा इसके लिए ज़्यादा है, तो लेट से कि मैं 100 पिक्सल हाइट रख के चेक करता हूँ। तो आई थिंक 100 पिक्सल जो है वो बेहतर होगी, नहीं तो मैं इसको अपने मुताबिक जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा और इसकी वैल्यू चेक कर लूँगा। तो इस टाइम पे जो है वो 94 जो है वो इस पर परफेक्ट आ रही है, तो मैं 94 पिक्सल हाइट जो है वो इसकी रख दूँगा। ओके जी, तो सेम यही कॉपी मुझे इस जगह पे चाहिए, तो मैं ऑल्ट को प्रेस करके एक कॉपी बना के इस जगह पे एडजस्ट कर दूंगा। नाउ इस टाइम पे जो है वो एस तो कंप्लीट हो गया हुआ है, और अगर आपने इन दोनों की स्पेसिंग चेक करनी है कि क्या ये दो इक्वली स्पेस्ड हैं, तो इसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं चेक करने के, लेकिन सिंपल मैं ये करता हूँ कि मैं रेक्टेंगल टूल में आके एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ ये चेक करने के लिए कि ये इक्वली स्पेस्ड है कि नहीं। अगर इक्वली स्पेस होंगे तो आपके रेक्टेंगल्स इजीली जो है वो फिक्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो आपने सी ड्रॉ करना है। तो सी के लिए मैं सिंपली एक ये ले लेता हूँ यहाँ से पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ से ले लेता हूँ। सिमिलरली मुझे सी की स्पेसिंग भी चेक करनी है, तो सी की स्पेसिंग के लिए भी मैं वही वाला काम करूँगा
एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और उसके बाद उसको डुप्लीकेट करके चेक कर लूँगा कि क्या स्पेसिंग मेरी सही है या नहीं। ओके जी, तो स्पेसिंग ठीक है, तो मैं इन रेक्टेंगल्स को जो है वो डिलीट कर दूँगा। नाउ सी को ज्वाइन करने के लिए भी मुझे, जिस तरह मैंने एस को ज्वाइन किया था, एक शेप चाहिए, तो मैं सिंपली जो है वो वही शेप डुप्लीकेट करके अपने पास ले आऊँगा। नाउ ये जो है वो एक मिनिमल किस्म का सैन सेरफ टाइप एस और सी बनाए, लेकिन मुझे चूँकि स्लैब सेरफ में जाना है तो उसके लिए मुझे जो है वो इसके एंड्स पे जो है वो स्लैब्स ऐड करनी पड़ेंगी। नाउ स्लैब्स ऐड किस तरह की होती हैं? स्लैब इसी तरह की होती हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है वो इनकी हाइट जो है वो कम होती है। तो लेट से कि मैं 30 पिक्सल की स्लैब ऐड करता हूँ और इसको यहाँ पे जो है वो इनके यहाँ पे प्लेस करूँगा। नाउ चूँकि ये जो है वो दोनों अलाइन नहीं है आपस में, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा, इसको की ऑब्जेक्ट बना लूँगा और अपने अलाइन के पैनल में आके इसको वर्टिकली अलाइन कर दूँगा मैं। ओके, तो यही चीज़ मुझे एक ही जगह पे चाहिए, एक ही जगह पे चाहिए और एक ही जगह पे चाहिए। तो मैं सिंपली जो है वो इनको जल्दी से इन तीनों जगह पे कॉपी कर लूँगा। ना मैंने कॉपी तो कर ली है, लेकिन ये फिर भी जो है वो सेंट्रली अलाइंड नहीं है, तो मैं एक एक करके इन सब को जो है वो सेंट्रली अलाइन कर लूँगा। सेंट्रली अलाइन करने के लिए दोबारा बता दूँ, आप अपने सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सेलेक्ट करें। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को आपने अपना की ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि जिसके रेफरेंस पे आपने दोनों सब चीज़ों को अलाइन करना है, उस पर सिर्फ एक बार लेफ़्ट क्लिक कर दें माउस की। मैंने इस टाइम पे कोई कीबोर्ड की की प्रेस नहीं की हुई, मैं सिंपली लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा और यहाँ से आके अगर आप देखें आपके अलाइन पैनल में आपके पास ऑप्शन है वर्टिकल अलाइन सेंटर की, आप यहाँ से जो सब इनको अलाइन कर सकते हैं। सिमिलरली मैं इसको भी जो है वो यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ। नाउ इस टाइम पे मेरा एस और सी का जो मोनोग्राम है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया हुआ है, और सिर्फ मैं आपको अगर फ़र्क दिखाने के लिए अपनी नीचे वाली लेयर ऑन करता हूँ। लेट से मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये कॉपी आगे इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ ताकि ये इजीली विजिबल हो, और थोड़ा सा इसको जो है इसका साइज़ रिड्यूस कर देते हैं। ओके जी, तो यहाँ तक तो हमने इतना तो कंप्लीट कर लिया कि हमने एस और सी को ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा सा ये श्रिंक्ड हुआ है एस और सी, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगा। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा आपने कंप्रेस कर दिया इसको, तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो एस और सी मैंने ड्रॉ कर लिया है। नाउ मैं ये करूँगा कि मैं अपनी, अब देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स मेरे पास हुए हुए हैं, तो मैं सिंपली अपने एस को और सी को, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं एस और सी के अंदर, उनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे से जो है वो पाथफाइंडर में आके यूनाइट कर दूँगा ताकि ये जो है वो सिंपली एस एक शेप बना सके। और सेम मैं सी के लिए भी जो है वो यही काम करूँगा। तो मैंने सी, एस और सी दोनों को जो है वो एक शेप में बना लिया। नाउ इस टाइम पर जो है जो मैं फंक्शन आपको बताना चाह रहा था, उसके लिए इतनी बड़ी तमहीद मुझे बांधनी पड़ी थी कि ये किस तरह जो है वो एस और सी बनेगा, उसके बाद ऑफसेट पाथ जो है वो किस तरह यूज़ किया जा सकेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस टाइम पे, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ से एस इस जगह से कट हुआ है, मैं इसको जो है वो इसी चीज़ को यहाँ से कट करूँ। तो उसको कट करने के लिए मैं अपनी, जो मैंने पूरा अपना मोनोग्राम बनाया था, इसको सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में आऊँगा, पाथ में आऊँगा और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रही है ऑफसेट पाथ की। तो जैसे ही मैं ऑफसेट पाथ की ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है जो कि मुझे कहता है कि अपनी ऑफसेट वैल्यू बताओ, यानी कि आपके पास जो एस और सी की शेप है उसको आपने ऑफसेट करना है, उसकी एक और कॉपी बनानी है, और वो ऑफसेट की लेंथ या पिक्सल में कितनी होनी चाहिए वो ऑफसेट की वैल्यू। तो मैं इस टाइम पे जो है वो सिंपली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रही हैं 10 पिक्सल की, उस पर करके ओके कर दूंगा। और आप देख सकते हैं तो इसने दो शेप्स क्रिएट कर दी। एक एस की शेप ये थी और ऑफसेट करने के बाद इसने एस की ये वाली शेप क्रिएट कर दी। सिमिलरली सी की पहली शेप ये थी और ऑफसेट करने के बाद इसने सी की ये वाली शेप क्रिएट कर दी। आपको विजुअली ईजी नज़र आए इसके लिए मैं आपको सिंपली कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। तो ये एस और सी जो ब्लैक में है ये हमने पहले ड्रॉ किया था, और जो ब्लू में एस और सी आपको शो हो रहा है ये ऑफसेट होने के बाद आपको शो हो रहा है। मैं कलर दोबारा चेंज कर देता हूँ। अब मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है। और शेप बिल्डर अगर आपने नहीं देखी हुई शेप बिल्डर कैसे यूज़ करते हैं तो आप मेरी वीडियो के सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर टॉप पे शेप बिल्डर की वीडियो आ रही होगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं शेप बिल्डर टूल के थ्रू जो है वो इन दोनों को जो मेरा आउटर पाथ होगा, यानी कि जो ऑफसेट के बाद क्रिएट हुआ है, उसको मैं यहाँ से ऑल्ट की प्रेस करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। सिमिलरली यहाँ से भी मैं डिलीट कर दूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि मेरी आउटर शेप्स, यानी कि जो ऑफसेट के बाद क्रिएट हुई हैं, जो कि डार्क ब्लैक में है, आई डोंट नो इस टाइम पे आपको विजुअली नज़र आ रही हो कि नहीं, तो मैं उनको जो है वो डिलीट करता जाऊँ। ओके जी, तो मैंने डिलीट कर दी इसकी जो आउटर शेप्स थी। नाउ ये सी को अगर आप देखें तो सी जो है वो कुछ पास में डिवाइड हुआ है, तो इसको जो है मैं शेप बिल्डर से ही जो है वो मर्ज कर लूँगा। ओके जी,
तो नाउ अगर आप देख सकें तो हम काफ़ी जो है अपने क्लोज आ गए हैं अपने इस मोनोग्राम की तरफ। सिंपली इसमें जो है वो थोड़ी बहुत ट्विक्स हुई हुई हैं जो कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपको मैं इनके साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन करा दूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ऑफसेट ने जो है वो एक न्यू लुक जो है वो उस लोगों के अंदर ला के डाल दी है। तो इसके अंदर सिंपली ये हुआ है कि मैंने जो है वो एक एंकर पॉइंट ग्रैब किया और उसको अपनी एरोस कीज़ के थ्रू थोड़ा सा मूव किया हुआ है। अगर आपका मूव नहीं कर रहा तो लाजमी जो है वो आपकी 2 कॉपीज़ जो है वो पड़ी होंगी। तो एक कॉपी को जो है वो आप डिलीट कर दें। इसकी 2 कॉपीज़ थी मेरे पास, आई डोंट नो क्यों मैंने कहीं डुप्लीकेट किया होगा इसको, इसलिए जो है वो 2 कॉपीज़ जो हो रही थी। तो मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और इसको एरो कीज़ के थ्रू थोड़ा सा लेट्स से कि 3 पॉइंट्स मैंने इसको मूव कर दिया और सिंपली इन 2 को सिलेक्ट करूँगा। याद रखें कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू जो है वो इनको सेलेक्ट करना है। 3 पिक्सल इसको भी मूव कर देंगे आप। सिमिलरली इसको, इस एंकर पॉइंट को, इस एंकर पॉइंट को, इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके राइट एरो की 3 बार प्रेस कर देंगे। और सेम केस है इसके लिए भी। सॉरी मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया। इस केस में मुझे ये वाले और ये वाले सेलेक्ट करने हैं। तो 1 2 3 ओके जी। इसके अलावा अगर आप देख सकें तो आपके पास ये वाली भी एंकर पॉइंट है जिसको आपने 3 पिक्सल मूव करना है। तो आई होप मैंने जो है वो सारी चीज़ें इस टाइम पे अपने जो लोगों का मोनोग्राम का लोगो बनाया था उसकी तरह जो है मूव कर दी। मैं इसको ग्रुप कर लूँ ताकि मैं इसको इसकी फॉर्म को ना छेड़ सकूँ। ना अगर आप इसको जूम करके देखें तो इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंडेड हुए हुए हैं। तो सिंपली ये तो आप इजीली कर सकते हैं। अपने इस शेप को सेलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में यहाँ पे आपके पास कॉर्नर विजेट्स जो है वो आ जाते हैं। तो आप इनको सिंपली जो है वो थोड़ा सा राउंडेड जो है वो कर सकते हैं। और आपने सिंपली राउंड करने के बाद आप देखेंगे तो आपकी दोनों शेप जो है वो सही बन जाती हैं। और इसको मैं आपको जो नीचे वाला लोगो है उसको एक ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर लाइट मोनोग्राम में दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस तरह की शेप बन गई हुई है। तो यहाँ पे मेरा मोनोग्राम होगा, इसको मैं वाइट कलर असाइन कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको सेंटर में ले आते हैं। ओके जी। सो ये जो मोनोग्राम है आपको मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सिखाया कि आपने किस तरह जो है वो सिंपली सबसे पहले रेक्टेंगल क्रिएट करना है, उसके बाद उसको शेप्स देनी है। शेप देने के बाद आपने ऑफसेट को किस तरह यूज़ करके इसके दरमियान जो कटिंग है वो करनी है। और उसके बाद आप सिंपली राउंड कॉर्नर्स या थोड़े बहुत एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करते हुए एक बहुत ही अमेजिंग सी मोनोग्राम बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हमाद और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ गया। आज की वीडियो में हम एक और मोनोग्राम को डिज़ाइन करने जा रहे हैं और इस पर हम F और F के इनिशियल्स को कंबाइन करके यानी कि 2F को कंबाइन करके एक मोनोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। तो बगैर कुछ जल्दी एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी। तो इस वक्त आप अडोबे इलस्ट्रेटर की स्क्रीन देख रहे होंगे और यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन की हुई है जिसमें मैं आपको जो है वो लोगो डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। याद रहे कि मैंने कॉन्सेप्ट की स्केचिंग वगैरह पहले कर चुका हुआ हूँ और इस टाइम पर सिर्फ आपको जो है मैं इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो स्केच चूँकि मेरे माइंड में है तो मैंने फ़िलहाल इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो मैं आपको डायरेक्ट इलस्ट्रेटर में जो है वो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मुझे जो है वो कुछ ग्रिड क्रिएट करनी पड़ेगी। और ग्रिड कैसे क्रिएट करूँगा मैं, उसके लिए मैं एक लाइन टूल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करूँगा और ऑल्ट की प्रेस करूँगा और लेफ़्ट क्लिक को ड्रैग करूँगा अपने माउस को और एक कॉपी क्रिएट कर लूँगा लाइन की। इसके बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा और ये लाइन जो है वो कॉपी होती जाएगी। तो आप कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं और ये लाइन मल्टीपल टाइम्स कॉपी हो गई है। थोड़ी सी ये लाइन की लेंथ छोटी है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। ना इस पूरे जो सा मैं सेलेक्ट करूँगा और ग्रुप में कन्वर्ट कर लूँगा। ओके जी। तो मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए। कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़ करके मैं इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लूँगा। ना अब मैं रोटेट टूल पर डबल क्लिक करूँगा और इस कॉपी को जो है वो लेट्स से 60 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा। ओके जी। तो ये मेरे पास जो है वो एक ग्रिड बन गई है जिस पे मैंने जो है वो अभी इस टाइम पे अपना मोनोग्राम लोगो डिज़ाइन करना है। सो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है शेप बिल्डर टूल की जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट और M। मैं इस पर आऊँगा और यहाँ से जो है मैं अपना लोगो डिज़ाइन स्टार्ट कर दूँगा। 6 बॉक्सेस जो है मैं हॉरिजॉन्टल गया हूँ और 6 ही मैं वर्टिकल जाऊँगा। तो 1 2 3 4 5 6। ओके जी।
सो यहाँ से इस जगह पे आ जाएंगे 2 पे, 2 हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे बॉक्सेस। उसके बाद यहाँ पे हम 4 मूव करेंगे और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहाँ तक हम बना के छोड़ देंगे। ओके जी, तो ये तो एक सिंगल एफ़ बन गया और सेकंड जो एफ़ मेरे जहन में था वो ये वाला था। ओके जी, तो इस टाइम तक जो सा वो आपको कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन हमने जो सा वो अपना लोगो जो है वो मोनोग्राम वो ट्रेस कर लिया। तो इसको जो सा वो इस ग्रिड से निकालने के लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आऊँगा और ये एक एफ़ और ये एक एफ़, इसको जो सा है वो सेलेक्ट करूँगा और दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं इन दोनों को। और इसकी जो स्ट्रोक है उसको मैं फिल में कन्वर्ट कर दूँगा ताकि मेरे लिए इसको ग्रैब करना इजी हो ना। अब मैं जो है वो इन सबको अनग्रुप कर लेता हूँ ताकि मैं इन दोनों चीज़ों को अलग कर लूँ और ये जो मेरे पास ग्रिड थी इसको जो है मैं डिलीट कर दूँगा ना। ये मेरे पास जो है वो एक शेप आ गई। अब ये शेप एक मोनोग्राम के लिए ठीक तो है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जो है वो ट्विक्स करके आप इसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली जो है वो कुछ एंकर पॉइंट्स को जो है वो एडजस्ट करूँगा और कुछ कॉर्नर्स राउंड करूँगा। ओके जी, तो इसके लिए मुझे एक ये एंकर पॉइंट ग्रैब करूँगा, एक ये वाला और एक ये वाला, और मैं अपनी कीबोर्ड की एरोस की से थोड़ा सा जो है वो डिस्प्लेस करूँगा। लेट्स से इतना 4 कीज़ मैंने जो है वो इस टाइम पे इसको एक एंकर पॉइंट को डिस्प्लेस कर दिया है। ओके जी, तो ये थोड़ा सा एक मोशन और स्पोर्टी लुक जो है इस लोगों को दे रहा है। और इसी तरह मुझे ये वाले कुछ कॉर्नर जो है वो राउंड करने हैं। तो मैं इन 3 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और अपने लाइव विजेट कॉर्नर्स के थ्रू इसको जो है वो राउंड कर दूँगा। सिमिलरली मैं चाहूँगा कि ये वाले 3 एंकर पॉइंट्स को भी मैं राउंड कर दूँ, तो मैं इनको भी जो है वो, आप चाहें तो आप बिल्कुल फुली राउंड कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जो है वो राउंड करना चाहूँगा। ओके जी, तो ये जो सा है वो ये हमारा फाइनल जो सा है वो मोनोग्राम लोगो डिज़ाइन बन गया। नाउ अब बारी आती है टाइप की कि आपने टाइप कौन सी रखनी है, लेकिन उससे पहले मैं इस कॉर्नर को भी इसके इक्विवेलेंट जो सा है वो राउंड करूँ ताकि हमारे पास एक पूरे डिज़ाइन में कंटिन्यूटी आ सके। तो मैं इसको भी थोड़ा सा जो सा है वो राउंड कर दूँगा। ओके जनाब, तो इसको सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ पे आके पाथ फाइंडर में यूनाइट कर लूँ ताकि ये एक ही शेप बन जाए, उसको हम इजीली मूव कर सकें। नाउ अब बारी आती है टाइप की, यानी कि लोगों का नाम लिखने की। तो मैं टाइप टूल में आऊँगा और यहाँ से जो है वो मैं ब्रांड का नाम लिख देता हूँ। ओके जी, तो इस टाइम पे जो ब्रांड का नाम था वो है फैमिली फैशन, और जो इस स्पेसिफिक लोगो के लिए मैं फ़ॉन्ट यूज़ करने जा रहा हूँ वो है फ्यूचरा मीडियम बोल्ड, और मैं इसका जो है वो अटैलिक वर्जन यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने जो लोगो क्रिएट किया है वो थोड़ा सा जो है वो 60 डिग्री पे है, तो थोड़ा सा अटैलिक है, तो मैं इसीलिए जो है ये टच अपने टाइप के अंदर भी लेके आना चाहूँगा। ओके जी, तो अब ये दोनों तो जो है वो मैंने कर लिए हैं, लेकिन अगर आप गौर से आके देखें तो ए और एम में जो है वो थोड़ा सा कर्निंग का इशू आ रहा है। इस जगह पे भी थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा, तो हम सबसे पहले जो है अपनी कर्निंग को एडजस्ट कर लेंगे। उसको करने के लिए मैं अपने कैरेक्टर पैनल में आऊँगा और यहाँ से टाइप टूल में आ जाऊँगा और ए और एम के दरमियान जो है वो अपना कर्सर प्लेस कर दूँगा। नाउ यहाँ से हम जो है वो कर्निंग की वैल्यू सेट कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी जो है ना वो कर्निंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए ताकि थोड़ा सा जो है वो ए और एम में गैप आ सके। अभी भी थोड़ा सा कम है, तो लेट्स से कि मैं इसको जो है वो 70 तक कर देता हूँ वैल्यू। आई थिंक इतना बहुत है। और इसी तरह ए और एस के दरमियान भी जो है वो कर्निंग बहुत कम है, तो मैं थोड़ा सी जो है कर्निंग की वैल्यू इंक्रीज़ कर दूँगा। ओके जी, और सिमिलरली मुझे ओ और आई के अगेंस्ट जो है वो थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर दूँगा, और ओ और एन के करीब भी जो है मैं थोड़ा सी वैल्यू श्रिंक कर दूँगा कर्निंग की। ओके जी, तो आई होप अब जो है वो सारी चीज़ें यूनिफॉर्म लग रही हैं, और इस टाइम पे मुझे थोड़ी सी जो है वो ट्रैकिंग इंक्रीज़ करनी है ताकि ये चीज़ें ज़्यादा जो है वो कंजस्टेड ना हो। तो थोड़ी सी मैं ट्रैकिंग की वैल्यू इंक्रीज़ कर दूँगा। बाय द वे, अगर आपको ट्रैकिंग और कर्निंग का नहीं पता तो मैं आने वाली वीडियोज़ में एक टाइपोग्राफी की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूँगा कि कर्निंग क्या होती है, ट्रैकिंग क्या होती हैं जी, और ये सारे टाइप के हवाले से जो चीज़ें होती हैं मैं आपको गाइड कर दूँगा उस बारे में।
और लेट से इसके लिए मुझे थोड़ी सी ट्रैकिंग चाहिए, तो मैं लेट से 10 पॉइंट्स पे जो सा वो आई थिंक इट्स एनफ। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं बोल्ड अटैलिक यूज़ कर सकूँ तो, नहीं बोल्ड अटैलिक ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक मीडियम जो सा वो इसके साथ सही कंबाइन हो रहा है। आई नो थोड़ा सा जो सा वो फॉन्ट थिन लग रहा है, लेकिन क्योंकि मेन हमारा फोकस जो सा वो आइकन पे होना चाहिए, तो आई थिंक टाइप जो सा वो इस लिहाज से सही वर्क करेगी। ओके जी, तो इस टाइम पे मैं जो सा जब मैंने अपनी कर्निंग और ट्रैकिंग एडजस्ट कर ली है, इसके बाद मैं जो सा वो इस अपने टेक्स्ट को जो सा वो आउटलाइन में कन्वर्ट कर लूँगा। कन्वर्ट करने के लिए आप ऑब्जेक्ट में आएँ और टाइप में आएँ, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है क्रिएट आउटलाइंस की। आप यहाँ से जो सा वो आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, तो हमेशा कोशिश किया करें कि जो भी आप कोई टाइपोग्राफी सेलेक्ट करें तो उसमें अपना पर्सनल टच थोड़ा सा ज़रूर दें, या लोगों के हिसाब से जो हो थोड़ा सा वो टच ज़रूर दिया जाए। जैसे कि इस केस में जो मैंने एफ़ ड्रॉ किया था, इसमें मैंने थोड़ा सा एक एंकर पॉइंट को स्लाइड किया था लेफ़्ट साइड पे, और थोड़ा सा कॉर्नर्स उसके राउंड किए थे। तो मैं यही दोनों चीज़ें जो चाहे वो अपनी टाइप के साथ भी करना चाहूँगा। तो इस टाइप में भी मेरे पास चूँकि 2 एफ्स हैं, तो मैं अपने सबसे पहले इनके एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को, और लेट्स से इनको थोड़ा सा नच कर लेते हैं टूवर्ड्स लेफ़्ट। ओके, आई थिंक 1 पॉइंट जो सा है वो एनफ होगा। लेट्स से हम एक और पॉइंट भी ट्राई करके देख लेते हैं। ओके जी, तो अब कॉर्नर्स राउंड करने हैं, तो आप इन दोनों एंकर पॉइंट्स को दोबारा सेलेक्ट कर लें, सॉरी 4 एंकर पॉइंट्स को, क्योंकि 2 एफ्स हैं, और इनके कॉर्नर जो सा है वो थोड़े से राउंड कर दें, ताकि यही वाली फील आपके जो मार्क की फील है वो आपके टाइपोग्राफी के अंदर भी आ सके। ओके जी, तो इनको दोबारा जो सा वो मैं ग्रुप कर लूँगा, ताकि मैं इनको अपनी जगह से गलती से हिला ना दूँ। ओके जी, तो इस टाइम बारी आती है आपके अपने लोगों को सेंटर अलाइन करने की या बैलेंस करने की। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी लेआउट किस तरह रखना चाहते हैं, या किस तरह आपको बेहतर लग रहा है कि लेआउट आप वर्टिकल लेआउट में देना चाहते हैं तो वर्टिकल में आ जाएं, जिस केस में कुछ इस तरह की लेआउट हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल में आप जो है वो इस तरह, सॉरी हॉरिजॉन्टल में आप इस तरह आ सकते हैं, और वर्टिकल में आप इस तरह जो है वो अपने लोगो और टाइप को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो चूँकि ये लोगो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो इस टाइम पे जो मैथमेटिकल बैलेंस है वो वर्क नहीं करेगा, आपको ऑप्टिकल बैलेंस पे या ऑप्टिकल अलाइनमेंट पे आपको जाना पड़ेगा ना। ऑप्टिकल अलाइनमेंट के लिए आप ये कर सकते हैं कि लेट से सबसे पहले इनको जो है वो मैथमेटिकली आप अलाइन कर लें, उसके बाद जो है वो हम ऑप्टिकली अलाइन करेंगे। तो सर मैथमेटिकली अलाइन करने के बाद आपको पता लग रहा है कि आप ये चूँकि बिल्कुल सेंटर में नहीं है आपका मार्क थोड़ा सा जो है वो टूवर्ड्स राइट गया हुआ है। आप चाहें तो इसको मैनुअली जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कीबोर्ड्स की एरो कीज़ के थ्रू, लेकिन थोड़ा सा जो सा वो एक्यूरेसी के लिए मैं ये करूँगा कि मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा, और उसको मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक, और इसकी एक कॉपी मैं ले लूँगा इस साइड पे यहाँ पे, और मेक श्योर करें कि ये टाइप के साथ जो सा वो स्नैप हुई भी हूँ। ओके जी, तो इस टाइम पे मैंने जो सा वो 2 रेक्टेंगल्स बना लिए हैं, और इनके दरमियान जो सा मैं अपना लोगो एडजस्ट करूँगा। या आप चाहें तो अपने टाइप को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों रेक्टेंगल्स को मैं आपको रिमूव करके दिखाऊं, तो ये इस टाइम पे लोगो जो सा है वो ऑप्टिकली बैलेंस है। ओके, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा क्लोज कर सकते हैं अपने टाइप लोगो मार के, या चाहें तो थोड़ी सी जो सा वो इसमें ब्रीदिंग स्पेस भी दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है कलर्स की। कलर्स पे भी मैं आपको बताऊंगा कि कलर साइकोलॉजी क्या होती है, और उसके बारे में भी काफ़ी क्लासेस वगैरह आ जाएंगी, कुछ वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको सिर्फ अपने स्वॉचेस में जो मेरे पास कलर्स हैं, मैं इनमें से जो सा वो एक ब्लू कलर जो सा वो इसको असाइन कर देता हूँ। आई थिंक ये वाला ठीक है, थोड़ा सा पर्पली शेड है, तो मैं इसको ये वाला शेड जो सा वो असाइन कर देता हूँ। ओके जी, तो इस टाइम आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, और जो मैंने आज की ब्रांड चूज़ की है वो है एप्रिकॉट। और एप्रिकॉट ब्रांड एक होम डेकोर ब्रांड है जो कि होम डेकोरेशन के आइटम्स प्रोवाइड करती है। और जैसे कि आप इनकी टैग लाइन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फील दी कम्फर्ट, यानी कि ये एक थोड़ा सा एक कंफर्टेबल टाइप लुकिंग लोगो होना चाहिए, जो कि मुझे इस टाइम पे नहीं लग रहा।
थोड़ी सी हार्श लुक आ रही है इस लोगों के अंदर। एंड सेकेंडली जो मुझे इस लोगों के अंदर मसला नज़र आया जिसकी वजह से मैं इसको रीडिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, पॉसिबली मैं गलत भी हो सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर बार जो लोग रीडिज़ाइन कर रहे हैं वो ठीक ही हो, पहले डिज़ाइनर ने भी अच्छा काम किया हो सकता है। तो ये मेरा एक अपना ज़ाविया है इस चीज़ को देखने का। सेकंड जो मुझे इसमें मसला लगा है वो ये लगा कि अगर आप इनका सिर्फ लोगो मार्क उठा लें और इसको आप स्केल डाउन करते जाएँ, तो आप देखेंगे कि जो एप्रिकॉट बना हुआ था इसके अंदर, जैसे कि आप इस साइड पे देखें, यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड हुई हुई थी एप्रिकॉट के अंदर, वो इस स्केल पे विजिबल नहीं रहती। सिमिलरली जो फील द कंफर्ट लिखा हुआ है वो भी रीडेबल नहीं है इस टाइम पे। तो ये मसले हैं दो जो कि मुझे इस लोगों के अंदर लगते हैं, जिनको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा इस लोगो रीडिज़ाइन के अंदर। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको रीडिज़ाइन पसंद आया या नहीं। अभी मैं आपको रीडिज़ाइन नहीं दिखा रहा, प्रोसेस पे लेके चलता हूँ आपको। ओके जी, तो मुझे इस लोगो के लिए जब मैंने रीडिज़ाइन करना है तो मेरे ज़हन में जो बात आई है वो ये आई है कि एक मुझे एप्रिकॉट का सिंबल बनाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं लोगो डिज़ाइन के अंदर ये ज़रूर दिखाऊं कि कंपनी क्या करती है या क्या नहीं करती। अगर उसका नाम एप्रिकॉट है तो एक एप्रिकॉट उसका लोगो मार्क बन सकता है बहुत अच्छा। ज़रूरी नहीं कि आपने, अगर कोई रियल एस्टेट का बिज़नेस है तो उसके अंदर आपने हाउस इंक्लूड करना ही करना है। अगर कोई डेंटिस्ट का आप लोगो बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने टीथ इंक्लूड करना है। आप सिंपल नेम पे भी एक मार्क बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस डिज़ाइन के अंदर मैंने ये एक आइकन यूज़ किया है, और ये आइकन कैसे बना है मैं आपको इसका बता देता हूँ। सबसे पहले ना इस सर्कल को डुप्लीकेट कर लूँ, मैंने एक ये ओवल लिया एंड देन उसके बाद मैंने एक सर्कल लिया। नो, मैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए इलिप्स टूल पे चला जाऊँगा और एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो बेस है वो इन दोनों की मैच करे आपस में, ठीक है। अच्छा, जब ये मैच कर देगी मैं थोड़ा सा इसको स्केल अप कर दूँगा ताकि इस जगह पे तो ज़्यादा बम्प ना आ सके। अच्छा जी, ये तो मैंने इसकी जो बेस शेप थी नीचे वाली ये बना ली। अब मुझे ऊपर वाला लीफ का पार्ट बनाना है। मैं इसको डुप्लीकेट करके बता दूं कि ये मैंने पार्ट कैसे बनाया। सबसे पहले इस लीफ की शेप को देख लेते हैं ना। ये लीफ की शेप अगर आप मैं इसको हटा सकूं तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाई हुई है जो कि वाइट कलर में है और जो इस तरह का लीफ का कटा हुआ इफेक्ट दे रही है। ऑन दी अदर साइड ये लीफ सिर्फ एक दो शेप से कंबाइन होकर बना है, जो कि आप सिंपली अगर इलिप्स टूल पे आ जाएं और आप दो सर्कल्स ड्रॉ कर लें लेट से, और इन दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर लें, और इसको मैं पाथ को फिल कर देता हूँ लेट से विद, चलें ग्रेडियंट दे दिया इस टाइम पे। तो इस तरह की आप इजीली लीफ की शेप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी इस तरह की टिल्टेड और कस्टमाइज शेप बनानी है तो वो आप इजीली पेन टूल से बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि ये लीफ की शेप कैसे बनी, और उसके अंदर सिंपली मैंने ये वाला इफेक्ट डालने के लिए एक आर्म स्ट्रोक लगा दी जिसकी मैंने वैल्यू 4 पॉइंट्स दे दी, और इसकी विड्थ प्रोफाइल मैंने ये वाली दे दी, विड्थ प्रोफाइल 4, जो कि शुरू में थिक हो एंड जैसे ही विड्थ आगे ट्रैवल करे वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये एक लेआउट तो मैंने बना ली, लेकिन अब इसको मुझे आगे ऐसा लेके चलना है जो कि फाइनल लोगों की तरफ लेके जाना है इस चीज़। तो मैं ये करता हूँ मोमेंट जब भी ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, यानी कि जो एक प्रोसेस में काम चल रहा है उसका मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ताकि हो सकता है मुझे कभी कभार इस जगह पे वापस दोबारा आना पड़े तो मुझे पास एडिटेबल चीज़ें अवेलेबल हों। अच्छा, इस केस में मैंने ये करना है कि मैंने इस स्ट्रोक को सबसे पहले ये अफेक्ट परमानेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट में जाके पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक कर देनी है। नाउ सेकेंडली मुझे ये वाली शेप इस लीफ की शेप पे पंच करनी है, तो मैं दोनों शेप को सेलेक्ट करूँगा एंड पाथ फाइंडर में आके माइनस फ्रंट कर दूँगा। नाउ अब ये वाला इफेक्ट परमानेंट हो गया, और मैं इस लीफ को ऐसी जगह पे सबसे पहले इसको पहले कर लेते हैं। इन दोनों सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर में आऊँगा और ये बड़ा वाला सर्कल मैं सेलेक्ट कर लूँगा। एक ये सर्कल बन जाएगा मेरे पास और एक ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब इस लीफ की शेप को मुझे इसके एंगल पे अरेंज करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा रीसाइज कर लूँ सर्कल लीफ की शेप को, और यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा इसको मैं, ताकि मुझे ये अगर नेगेटिव में इफेक्ट लग सके कि यहाँ से एक स्टेम भी आ रही है एंड देन उसके बाद एक लीफ कनेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने अपना मार्क सेट कर लिया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं। इसकी स्ट्रोक को मैं राउंड कर लेता हूँ ताकि ये जो इफेक्ट थोड़ा सा आ रहा था, थोड़ी सी एजेस निकले हुए थे, ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगली जो बारी आती है वो बारी आती है टाइपोग्राफी की। सबसे पहले इस सब को आउटलाइन कर लूँ मैं, ताकि ये एक एडिटेबल फॉर्म में ना रहे। अगर मुझे एडिटेबल फॉर्म चाहिए होगी तो मैंने इसकी कॉपी ली हुई है, मैं वहाँ से इसको दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और इस पूरी शेप को सेलेक्ट करके मैं यूनाइट कर दूँगा ताकि ये एक शेप बन जाए। ओके, आई थिंक कि यहाँ तक मार्क सही बन गए। नाउ अब बारी आती है टाइप की, और अगर आप लोगों के टाइप देखना चाहते हैं तो एप्रिकॉट है एंड देन फील द कंफर्ट लिखा हुआ है लोगों के अंदर। तो मैं इसी चीज़ को रेप्लिकेट करूँगा
मैं टाइप टूल में आऊँगा और यहाँ पे एप्रिकॉट लिखूँगा। और अगर आपको इस फ़ॉन्ट का नहीं पता तो ये पैसिफिको रेगुलर फ़ॉन्ट है जो मैंने इस स्पेसिफ़िक केस में यूज़ किया है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगा और मेरी कोशिश ये होगी कि जो एप्रिकॉट का साइज़ है, यानी कि जो फ़ॉन्ट की थिकनेस है, और वो थिकनेस मेरी इस आइकन में भी हो ताकि ये दोनों एक यूनिट लग सकें। ये ना हो कि फ़ॉन्ट बहुत थिन हो जाए एंड मार्क थिक हो जाए। तो आई थिंक कि यहाँ तक तो दोनों एक ही फैमिली के लग रहे हैं ये, तो थिकनेस मेरे ख्याल से फ़िलहाल ठीक है। अच्छा, मुझे इस टाइम पे इसकी थोड़ी सी ये ट्रैकिंग बढ़ानी है क्योंकि मुझे ये वर्ड्स बहुत क्लोज लग रहे हैं आपस में। तो मैं इसको लेट से 5 पे ले जाता हूँ और मैं ये चीज़ देखनी है कि ये चीज़ आपस में कट ना हो जाए। मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ाता हूँ, लेट से 25, और 25 पे ये थोड़ा सा कट होना शुरू हो गया है, शेप अलग होनी शुरू हो गई है। लेकिन इस चीज़ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं 25 तक इसको रखूँगा एंड देन उसके बाद राइट क्लिक करके इसको क्रिएट आउटलाइंस कर दूँगा। और यहाँ पे आके मुझे कुछ एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं इसके। मैं इनको सेलेक्ट करके और इनको थोड़ा सा इसके साथ ज्वाइन कर दूँगा ताकि ये जो थोड़ा सा आपको लग रहा था कि एक ऐसी फील आ रही है कि यहाँ से कट हुआ हुआ है लेटर, तो वो ना हो। इसकी हमें कर्निंग भी एडजस्ट करनी है अभी, क्योंकि आप अगर स्पेसिंग देखें तो सी ओ और टी के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो इन चीज़ों को मैंने अभी एडजस्ट करना है। सबसे पहले हम टैग लाइन पर आ जाते हैं और मैं इस टाइप को अलग कर देता हूँ क्योंकि मैंने फ़ील देख ली है, फ़ील मुझे सही आ रही है। और कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा लीफ को बहुत शार्प, इसके मुझे कॉर्नर्स लग रहे हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें तो राउंड कॉर्नर्स कर दें, इसके थोड़े ज़्यादा हो गए। मैं सिर्फ इस टॉप वाले को सेलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मुझे राउंड करना है। ओके जी, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे टैग लाइन लिखूँगा और टैग लाइन है इनकी फील दी कंफर्ट। अच्छा जी, अच्छा, इसके लिए जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो मैं यूज़ करूँगा पॉपिंस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही फ़ॉन्ट को बार बार यहाँ पे यूज़ करूँ। मुझे थोड़ा सा कंट्रास्ट क्रिएट करना है, तो मैं पॉपिंस रेगुलर पे लेट से स्विच कर जाता हूँ और ट्रैकिंग में 100 पे ले जाऊँगा अपनी और इसको ऑल कैप्स में कर दूँगा और देन इसको श्रिंक कर दूँगा थोड़ा सा। और मेरा इरादा ये है कि इस टैग लाइन को ये पी और टी के क्रॉस अरेंज कर लिया जाए, क्योंकि अगर आप नीचे अरेंज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइप में और टैग लाइन में गैप हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। और तो यही एक बेस्ट स्पॉट है जिस स्पॉट में आप इस चीज़ को अरेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, लेट्स से कि ये मुझे स्नैप इस टाइम गाइड्स बता रही हैं, मेरी स्मार्ट गाइड्स के आप इस टाइम पे पी के सेंटर में है। तो ये वाली स्पेस मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक करके देख लूँ कि ये स्पेस मर्ज तो नहीं कर जाती स्मॉल स्केल पर, आई थिंक सही रहती है। अच्छा, और इसके बाद मुझे इसको थोड़ा सा रीसाइज़ करना है। अच्छा, यहाँ तक मैंने इसको टाइपोग्राफी को प्लेस कर दिया, लेकिन जो मैंने मसला हल करना था, क्या मैंने वो वाला मसला हल किया कि नहीं किया? मैं अपने ओरिजिनल जो लोगो था इनका उसका डुप्लीकेट लेता हूँ और उसको भी लेट से इसी जगह पे रीसाइज़ करके देखता हूँ कि क्या लेजिबिलिटी में कोई चीज़ फ़र्क आई है या नहीं आई, रीडेबल लोगो अब है कि नहीं। ओके, तो इस टाइम पे आई थिंक मेरा फ़ॉन्ट थोड़ा सा थिक लग रहा है, डिटेल्स गायब हो चुकी हैं, लेकिन एप्रिकॉट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लेट्स से कि हम मार्क और इन दोनों को लेके चलते हैं, तब हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा अगर हमने ताकि कोई चीज़ चेंजिंग करनी है वो हम अभी कर सकें। तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ एक और इसको ग्रुप कर लेता हूँ और इसको रीसाइज़ कर लेता हूँ मैं अब। ओके जी, तो ये मैंने उससे भी ज़रा स्मॉल स्केल पे कर दिया है। और अब अगर आप देखें तो टैग लाइन बिल्कुल ख़त्म हो रही है, यानी कि हमें थोड़ी सी टाइपोग्राफी को बड़ा करना है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और से इतना। अब अगर आप जूम आउट करके देखें तो आई डोंट थिंक कि टैग लाइन अभी भी आपसे पढ़ी जा रही है। तो इस चीज़ को हल करने के लिए मैं वेट बढ़ा दूँगा इसका, लेट्स से मैं मीडियम की तरफ आ जाता हूँ नाउ। अब अगर आप जूम आउट करके देखें तो थोड़ा सा बेहतर है टाइप, ठीक है, क्योंकि ये लोगों का साइज़ इस टाइम उससे छोटा है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये फेड हो रहा है, लेकिन अगर आप इसके
इक्वल साइज़ में इसको कर लें, जो टाइप का साइज़ ये है और जो टाइप का साइज़ ये है, तब आपको रीडेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर मिलेगी पुराने लोगों की निस्बत। तो मैं इस टाइप को इंक्रीज़ करता हूँ जितनी टाइप ये है। और अब अगर हम कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल फेड हो रहा है क्योंकि वो लाइट था, लेकिन ये थोड़ा सा फिर भी विजिबल है कि क्या चीज़, कोई चीज़ लिखी हुई है, बिल्कुल फेड नहीं हो रही। अच्छा, तो ये वाला तो टेस्ट आई थिंक इसने पास कर लिया है, फील द कंफर्ट वाला जो फेड हो रही थी। अब हमें थोड़ी सी स्पेसिंग और कर्निंग वगैरह को देखना है और थोड़ी सी अलाइनमेंट देखनी है, और मार्क की आपने थोड़ी सी साइज़ को चेक करना है कि क्या इस साइज़ पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको देख लूँ कि क्या ये अलाइंड है कि नहीं है टाइप के साथ। तो मैं यहाँ से एक गाइड लेके आता हूँ जो कि पी के सेंटर पे होगी। मैं शो गाइड्स कर दूँ ताकि मैंने जो गाइड ड्रॉ की है वो मुझे विजिबल हो। तो मैं इसको पी के सेंटर में रखूँगा एक गाइड को, एंड देन सेकंड गाइड में डुप्लीकेट करूँगा टी के एंड तक, और थोड़ा सा इसको टी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इसको थोड़ा सा श्रिंक करके इसके साथ कर लेते हैं, एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा स्केल अप करके इस गाइड के साथ मैच कर लेते हैं। तो अब तक हमने इसको तो अरेंज कर दिया है, और थोड़ा सा मैं इसको दोबारा, इसको सबसे पहले मैं आउटलाइन में कन्वर्ट कर दूं, और यहाँ से मैं यूजुअली ये करता हूँ जब भी टैग लाइन मैंने ऐड करनी होती है, मैं सबसे पहले इस टैग लाइन को रिमूव करता हूँ यहाँ से, एंड देन उसको दोबारा प्लेस करता हूँ। तो मुझे एक स्वीट स्पॉट मिल जाता है कि मैंने किस जगह पे टाइप को एडजस्ट करना है। अच्छा, साथ में हमें ये वाली चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि ये इसकी जो बेस लाइन है लोगों की, आप चाहें तो उसके साथ भी इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं बेस लाइन के लिए गाइड ड्रॉ की मैंने, एंड देन थोड़ा सा इसको नीचे मूव कर दिया। ओके जी, तो यहाँ तक तो मैंने ये चीज़ कर दी, लेकिन यूजुअली हाँ मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी टाइप होगी वो इसके पैरेलल में, यानी कि वर्टिकली अलाइन होगी। तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको बेस लाइन पे अलाइन करूँ या ना करूँ, तो मैं इस चीज़ को रिमूव कर दूँगा, और आई थिंक यहाँ तक ठीक है। मैं इन सब को सेलेक्ट करके ग्रुप करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे अनग्रुप करके इनकी कर्निंग थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी है। ओके जी, तो आई थिंक यहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने इनके गैप इक्वली एडजस्ट कर दिए हैं। विजुअली मुझे यही लग रहा है। मैं इसको दोबारा ग्रुप कर दूँगा एंड पूरे टाइप को ग्रुप कर दूँगा, ताकि मैं अगर कोई गलती कर दूँ तो वो बाद में मेरे लिए मसला ना बने। ना उस टाइम पे मैंने मार्क को थोड़ा सा स्केल अप करना है ताकि वो टाइप के साथ सही लग सके, और एंड फाइनली मैं इस मार्क को और टाइप को वर्टिकली अलाइन कर दूँगा। और मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देखूँगा कि मार्क और टाइप के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा तो नहीं है, मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है स्पेसिंग, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइप को मार्क के करीब ले आऊँगा। ओके जी, तो यहाँ तक तो ये हो गया, लेकिन अमूमन हमने क्या किया कि जो फ़ॉन्ट हमने था वो एग्जैक्टली यूज़ कर लिया। कोशिश किया करें कि इस चीज़ को अवॉइड किया करें, और थोड़ा सा अपना कोई पर्सनल फील और टच दिया करें जब भी आप कोई टाइपोग्राफी यूज़ करते हैं तो। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा आइडिया जो मेरे जहन में आया वो ये आया कि मैं सिंपली आई का जो टाइटल है इसकी जगह पे मैं ये लीफ की शेप एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले लीफ की फोटो एक डुप्लीकेट कर लूँगा लीफ को, एंड ये आई को आइसोलेट कर लेते हैं, और इसकी जो ये वाली शेप है इसके क्रॉस हमने, यानी कि इसके पर्सपेक्टिव के क्रॉस ही हमने इसको प्लेस करना है। तो थोड़ा सा इसको श्रिंक कर लेते हैं, एंड लेट्स से देखते हैं कि क्या ये इस साइज़ पे वर्क करेगा। आई थिंक कि ये इस टाइम पे ठीक है। मैं इस टाइम पे इस चीज़ को लॉक कर लूँगा अपने लीफ को, ताकि मैं इसको ना हिला सकूँ, एंड देन इसको सिंपली सेलेक्ट करके मैं रिमूव कर दूँगा। ओके, मैं इसको अनलॉक करता हूँ दोबारा लीफ की शेप को, और अब इसको मैं ख़ुद मैन्युअली आई के साथ एडजस्ट करता हूँ। ओके जी, तो आई थिंक अब थोड़ा सा टाइप के अंदर एक पर्सनल टच आपको नज़र आ रहा है। सेकेंडली जो फील द कंफर्ट लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल, अगर आप देखें तो मैंने पॉपिंस फॉन्ट डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़े से राउंड कॉर्नर्स दे दूँ अगर इसके साइड से, और देखें कि ये उस टाइम पे कैसी फील देता है। इस टाइम पे थोड़ी सी हार्श फीलिंग दे रहा है। ओके जी, तो खैर हम टाइप को फ़िलहाल इस टाइम पे एज़ इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे फ़िलहाल किसी वजह से लाइव करने की ऑप्शन नहीं आ रही। लेकिन बाद में इस चीज़ को आप चाहें तो इसको भी राउंड कॉर्नर देके थोड़ा सा पर्सनल एक फ़ील दे सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगने लग पड़ती हैं चीज़ें। तो
यहाँ तक तो मैंने एक लोगो जो इनका था वो कंप्लीट कर दिया है। इसको थोड़ी सी अलाइनमेंट दोबारा देख लेते हैं कि क्या गलत तो नहीं है। अच्छा, इस टाइम पे मैंने चूँकि ग्रुप अनग्रुप कर दिया था, मैं दोबारा इन चीज़ों को ग्रुप कर लूँ एंड देन उसको अलाइन कर लेते हैं हम। इस टाइम पे टाइप को ग्रुप कर लेते हैं क्योंकि हमने जो आई का टाइटल चेंज किया था लीफ से वो ग्रुप नहीं हुआ था। एंड मार्क को ग्रुप कर लेते हैं। देन मार्क को एज अ मैं की ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अब अलाइन कर दूंगा। अच्छा, इस टाइम पे मैं चाहूँगा कि ये सारी जो मेरी टाइप है ये शेप्स में कन्वर्ट हो जाए। ओके जी, तो आप ये किचन व्यू में आके देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें शेप में कन्वर्ट हो गई हैं। अच्छा जी, तो अब ये इनका मार्क था एंड ये जो हमने रीडिज़ाइन किया है। अच्छा, इन दोनों को साइड बाय साइड रख के देखते हैं कि क्या अच्छा काम किया है या बुरा काम किया हमने। तो तकरीबन साइज़ में कोशिश करूँगा कि इन दोनों का सेम रख लेता हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ी सी गाइड चाहिए होंगी, तो मैं एक गाइड यहाँ रखूँगा एंड अगली गाइड यहाँ रखूँगा। देन मैं इसको स्केल अप कर दूँगा। ओके जी, थोड़ा सा इसको नच कर देते हैं नीचे वाली साइड पे एंड इसको थोड़ा सा राइट पे कर देता हूँ मैं। एंड देन इसी का एक वर्जन क्रिएट करना है जो कि सर्कल की फॉर्म में हो। तो सर्कल के फॉर्म में आई डोंट थिंक कि मुझे फिर इस टाइम पे मार्क की ज़रूरत है, क्योंकि ये मार्क सर्कल के अंदर बहुत अजीब लगेगा। बिकॉज़ ये ऐसा लोगो नहीं है जो कि आप किसी सर्कल के अंदर यूज़ कर सकें। चल मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इसके सर्कल के अंदर एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो ये कैसा लगेगा। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लें, देन सेंड टू बैक कर लें, इसको एप्रिकॉट सेलेक्ट करें, इसको वाइट कलर दे दें और थोड़ा सा इसको रीसाइज़ करें। तो ये कोई इतनी अच्छी फीलिंग नहीं देगा इस टाइम पे सर्कल के अंदर। मुझे तो इस टाइम पे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये स्टैंड अलोन जो इसकी मैंने लोगो की लेआउट बनाई है वो ज़्यादा अच्छी वर्क कर रही है। हाँ, अगर इसको सर्कल के अंदर यूज़ करना तो आप सिंपली मार्क को रिमूव कर दें, और मैं इस टाइम पे अनग्रुप करके मार्क को रिमूव कर दूँगा और सिर्फ जो मैंने टाइप सेलेक्ट की हुई थी उसको मैं स्केल अप कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको हम ग्रुप कर लेंगे और साथ में इसको अरेंज कर लेते हैं। एंड देन थर्ड जो वेरिएंट, अगर आपने सर्कल के अंदर ही इस चीज़ को यूज़ करना है तो उसका हम यूँ बना लेते हैं कि हम मार्क को यूज़ कर लेते हैं बजाय इसके कि टाइप को यूज़ करें। आप चाहें तो टाइप को यूज़ कर लें या आप चाहें तो इस मार्क को यूज़ कर लें। तो सबसे पहले मैं इसी का डुप्लीकेट ले लेता हूँ, अनग्रुप कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देंगे और इसको वाइट कलर दे देते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको अलाइन कर देते हैं। तो आप चाहें तो इन तीनों में से कोई भी वर्जन, लॉकअप मैंने 3 बना दी हैं लेयर्स की, आप चाहें तो इनमें से जो आपके लिए फिजिबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये सारा जो नीचे मैंने था, ये मेरी जो मेहनत थी सारी वो ये वाली थी, और ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने, ये ओल्ड लोगो था एंड देन ये रीडिज़ाइन लोगो है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आपको ओल्ड वाला लोगो पसंद आया ज़्यादा या न्यू वाला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ अमाद। और आज की वीडियो है नेगेटिव स्पेस लोगो के बारे में। और आज की वीडियो होगी नेगेटिव स्पेस लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। बहुत ही ईजी है और आगे देखते हैं कि कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो बगैर कुछ जाली डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो इस वक्त आप रॉबर्ट सर्कल की स्क्रीन देख रहे होंगे और यहाँ पे मैंने एक पिजन की इमेज रखी हुई है। और आज आपको बताना चाहता हूँ कि लोगो डिज़ाइन कितना इजी हो जाता है कभी कभार और कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभार। आज के लिए थोड़ा सा आपने एक कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग करनी है और उससे हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे। तो जो कंपनी का नाम है वो है हेल्दी पिजन। तो इसके लिए मैंने एक नेगेटिव स्पेस लोगो डिज़ाइन करने का सोचा है। तो सबसे पहले मैंने एक गूगल पे जाके इमेज डाउनलोड कर ली पिजन की और उसको इलस्ट्रेटर के अंदर प्लेस कर दिया। नाउ इसका मैंने हेड सिर्फ ट्रेस करना है। तो सबसे पहले मैं पेन टूल में आ जाऊंगा और कोई भी रैंडम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं लेट्स से इतना पोर्शन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ इस टाइम पे मैं एंकर पॉइंट्स अपने प्लेस कर रहा हूँ। तो नो नीड टू वरी मच अबाउट इट। अच्छा जी, ये मैंने मुझे लगता था कि इन जगहों पे एंकर पॉइंट्स आने चाहिए, मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिए पेन टूल की वजह से। अब मैं पेन टूल के ही अंदर एक टूल होता है जिसको कहते हैं कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, या एंकर पॉइंट टूल अब हो गया है इसी के अंदर। तो इससे मैं सिंपली जो मेरी लाइन होगी या जो मैंने पाथ बनाया होगा इसको ग्रैब करूँगा और क्लिक एंड ड्रैग करके इसको अपनी जो रेफरेंस इमेज है उसके साथ में मैच करना शुरू कर दूँगा। तो मैं यहाँ से मैच कर दूँगा इसको भी
और कोशिश करूँगा कि जितना इजीली या जितना बेस्ट तरीके से मैं मैच कर सकता हूँ उनको करूँ। और आई होप यहाँ तक तो मैंने काफ़ी हद तक मैच कर दिया है अपने पाथ जो मैंने ड्रॉ किया था उसको अपनी रेफरेंस इमेज के साथ। लेकिन अगर मैं आपको पिजन की इमेज हटा के दिखाऊं तो इस टाइम पे आप देखें कि जो शेप्स हैं वो काफ़ी ये शार्प एजी सी बनी हुई हैं और मज़ा नहीं आ रहा इस चीज़ का। तो इस चीज़ को मज़ा थोड़ा सा लाने के लिए मैं शेप को सेलेक्ट करूँगा और हर एक इंडिविजुअल एंकर पॉइंट पर जाऊँगा। और यहाँ से क्योंकि ये इस टाइम पर अगर आपको ने पेन टूल की वीडियो नहीं देखी हुई तो आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा, जाके पेन टूल की वीडियो पहले देख लें, उससे आपको आइडिया होगा कि एंकर पॉइंट हैंडल्स ब्रेक कैसे होते हैं और ज्वाइन कैसे होते हैं। इस टाइम पे एक एंकर पॉइंट के जो एंकर हैंडल्स हैं वो आपस में ब्रेक हुए हुए हैं, यानी कि अगर मैं इस एंकर पॉइंट के इस एंगल को ड्रैग करता हूँ तो ये सिर्फ इस पाथ को ड्रैग करेगा और इसको ड्रैग करता हूँ तो ये सिर्फ इस पाथ को ड्रैग करेगा। ये दोनों पाथ को एक एंकर हैंडल से एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ रही होती है कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, यानी कि इस एंकर पॉइंट को स्मूथ कर देगा ये। तो इलस्ट्रेटर अपनी एआई लगा के इसको स्मूथ कर देगा। इसको हम देखेंगे कि क्या हमें बाद में सही करना चाहिए कि नहीं। मैं इस एंकर पॉइंट पे आऊँगा, इसको स्मूथ कर लूँगा और इसके अलावा आई डोंट थिंक मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो ये एंकर हैंडल मुझे अभी भी सही नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा सा इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा सा अप करके प्लेस करने की कोशिश करेंगे और एंकर हैंडल पे जाके थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। अब मैं अपनी रेफरेंस इमेज हट करके देखता हूँ तो ये काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया हुआ एंकर पॉइंट और ये मुझे फाइनल शेप सिंपली चाहिए थी जो कि मैंने अपने लोगो डिज़ाइन के अंदर यूज़ करनी है। ओके, इसको सबसे पहले मैं फिल में कन्वर्ट करके एक साइड पे कर लेता हूँ और अब बारी आती है हेल्दी पिजन लोगो डिज़ाइन करने की। तो हेल्दी पिजन को देख के एक तो आपको ये ज़हन में आया था कि आपके पास एक पिजन हो जाए और वो एक अच्छा लोगो का कम्बिनेशन बना देगा। अगर वो पिजन नेगेटिव स्पेस में हो तो ये बेस्ट हो जाएगा। सिंपली आप इनिशियल्स भी यूज़ करके यानी कि एच और पी को यूज़ करके एक मोनोग्राम बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आऊँगा टाइप टूल में और यहाँ पर आके एच और पी टाइप कर दूँगा। अच्छा, फ़ॉन्ट्स की जो बारी आती है वो मुझे थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पॉपिंस की तरफ जा सकता हूँ। यहाँ आप जो आपका दिल चाहे आप यूज़ करें। मैं थोड़ा सा इसका एक सेमी बोल्ड वर्जन या लेट्स से कि बोल्ड यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक ये ठीक है। अब मैं बोल्ड यूज़ करूँगा। अब मुझे इसके अंदर थोड़ी सी कुछ फनकारियाँ दिखानी है। सबसे पहले मैं इसको आउटलाइन कर लूँ। अगर आपको नहीं पता कि आउटलाइन क्यों किया जाता है फ़ॉन्ट को, तो उसके जो एडिटिंग फीचर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उसके साथ अगर आपने कुछ छेड़छाड़ी करनी हो सिंबल्स के साथ या फ़ॉन्ट के साथ तो उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब मैं इनके दरमियान जो नेगेटिव स्पेस है एच और बी के दरमियान, इसको रिमूव कर दूँगा। मैं सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आके इन दोनों को ज्वाइन कर दूँगा, एच और पी को। ओके जी, तो मैंने ये ज्वाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ तक एच और पी मेरे पास आ गया और अब मैंने सिंपली इस जगह पे ये मैंने पी की जो नेगेटिव स्पेस है इसको भी ख़त्म करूँगा और इस जगह पे करके मैं अपना पिजन प्लेस करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले पी की जो नेगेटिव स्पेस है इसको डिलीट कर देते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस की 2 बार प्रेस करूँगा तो ये स्पेस भी डिलीट हो जाएगी। अब मैंने इस जगह पर अपना ये वाला जो मैंने शेप बनाई थी इसको प्लेस करना है। तो थोड़ा सा शेप को रीसाइज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्लेस हो भी पाती है कि नहीं। मैं इसको फ्रंट पे ले आता हूँ और इस टाइम पे वाइट कर देता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किस तरह की शेप फाइनल मुझे लगेगी। तो इसको थोड़ा सा श्रिंक करते हैं। नाउ श्रिंक तो ये हो रही है लेकिन ये थोड़ी सी इसकी वेट्स हेड की काफ़ी ज़्यादा जिसकी वजह से ये सही तरह प्लेस नहीं हो पा रहा। तो मैं इन 2 एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से स्केल टूल में आके इसको थोड़ा सा स्केल कर दूँगा। ओके जी, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अगेन मुझे थोड़ी सी टाइप भी बड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ टाइप थोड़ी सी श्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको एलिवेट करते हैं। अब देखते हैं। ओके जी, तो अभी भी नहीं आ रहा तो मुझे इन एंकर पॉइंट्स को मैन्युअली नीचे की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। ओके, दोबारा प्लेस करते हैं इसको और आपने ये देखना है कि आपकी शेप की जो एच और पी की शेप है वो वाज़ेह होनी चाहिए। ये ना हो कि आप इतना स्केल कर दें कि जो एच और पी की शेप है वो नज़र आना बंद हो जाए। ओके जी, तो यहाँ तक तो हो गया। मैं इस एंकर पॉइंट को थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ ताकि ये पी की स्पेस जो ख़त्म हो सके और यहाँ से थोड़ी सी एच की भी आ रही है शेप। थोड़ा सा इस एंकर पॉइंट को भी नच कर देते हैं इस जगह पे। आई थिंक हेड काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे इस टाइम पे, तो इसको इस एंकर पॉइंट को पहले एडजस्ट कर लें ताकि ये स्मूथ हो जाए थोड़ा सा एंड देन उसके बाद थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं और इस एंकर पॉइंट को थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। ये जो आपको थोड़ा सा पाथ नज़र आ रहा है आपने इसको एडजस्ट करना है। ओके जी, तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये प्लेस हो गया है। थोड़ा सा चाहें तो इसको थोड़ा सा और सेंटर में ले आएँ और थोड़ा सा अगर आपने इसको स्केल करना है तो कर लें बेशक।
मैं इन दोनों एंकर पॉइंट्स को करके थोड़ा सा और नीचे ड्रैग करूँगा। ये सिंपली आपका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जो आपका काम कर जाए। और अगर आपको लग रहा है कि आपने शेप ज़्यादा डिफॉर्म कर दिया इसकी, तो आप दोबारा से भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं इसको सिंपली माइनस फ्रंट कर दूंगा, ताकि पहले मुझे इन एच और पी को कंबाइन करना पड़ेगा एंड देन इसको यहाँ से माइनस कर देना पड़ेगा, ताकि ये इफेक्ट मैं परमानेंट कर सकूँ। अभी भी आप चाहें तो यहाँ पे आके चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत एंकर हैंडल्स को एडजस्ट करना है या कुछ करना है तो। आई थिंक ये अब चीज़ें काफ़ी स्मूथ हैं और सारा कुछ ठीक लग रहा है। यहाँ पे आके अगर आपने कोई कॉर्नर राउंड करने हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपको ये कॉर्नर राउंड करना है तो कर लें। आई थिंक एज इट इज़ सही रहेगा, और मैं इसी को लेके आगे चलूँगा। और अब हम अपनी टाइपोग्राफी लिखेंगे। तो टाइपोग्राफी है हेल्दी पिजन, और हेल्दी का वर्ड मैं ऐसे यूज़ कर लूँगा, एंड साइड पे मुझे पिजन यूज़ करना है तो वो मैं एक अलग वर्ड लिख लूँगा। ओके जी, तो ये दो वर्ड्स लिख लिए हैं। अब इनके थोड़ा सा कंट्रास्ट डेवलप करना है, तो चूँकि ये बोल्ड फॉन्ट है तो मैं इससे थोड़ा सा मीडियम यानी कि रेगुलर में आ जाऊँगा या लाइट में आ जाऊँगा। आई थिंक लाइट ठीक है, थोड़ा सा इसको श्रिंक करेंगे और इसकी ट्रैकिंग को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लेट्स से हम 200 पे जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ट्रैकिंग थोड़ी सी और इंक्रीज़ करते हैं, लेट्स से 300, और इनको अरेंज कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ तक तो हमने एक ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट बना लिया है, और अब इस टाइप को हम आउटलाइन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि जो फर्दर अरेंजमेंट्स है, अलाइनमेंट, वो हम कर सकें। अच्छा, ये तो अलाइन हो गया। अब इस पूरे लोगों को मैं एक ग्रुप कर लेता हूँ एंड इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, और अब कलरिंग प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। नाउ कलर्स मैंने कुछ ऑलरेडी चूज़ करके रखे हुए हैं, जो कि आई थिंक ये एक ब्लू का डार्कर शेड और एक ग्रीन का शेड, आई थिंक ये सही काम करेगा। तो हम लोगों को लेट्स से कि ग्रीन कर देते हैं, या हम सिर्फ एक ही कलर रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए, सिर्फ ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, और इसको भी हम लेट्स से सिंगल कलर में लिख लेते हैं। देन थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसको मुझे 4 पोर्शन में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स से कि ये हो गया। जब आपका माउस ख़राब हो तो ये होता है आपके साथ। ये फर्स्ट पोर्शन, इसको मैं लेट्स से कि ये कलर दे देता हूँ, और उसके बाद इसी की कॉपी ले लेते हैं एक, इसको मैं थोड़ा सा डार्कर शेड यानी कि ब्लैक की साइड पे ले जाऊँगा, एंड देन ऊपर ही आपके पास एक ही ठीक है। चले, ये हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया इसको। तो सबसे पहले लोगो यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इसको सेलेक्ट कर लें, की ऑब्जेक्ट बना लें। लोगो आपका बैक साइड पे है तो उसको फ्रंट पे ले आएँ, या इस शेप को बैक पे ले जाएं। अच्छा, एक ये हो गया, एंड देन इसके बाद आप इसकी कॉपी ले लें, ब्रिंग टू फ्रंट कर लें, और इसको कलर वाइट कर दें, और इसको भी आप चाहें तो अरेंज कर सकते हैं इसके सेंटर में, और एक इसका ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि मैं वाइट कलर अवॉइड करके थोड़ा सा एक ग्रेइश टोन में चला जाऊँ थोड़ी सी, ताकि वैसे चीज़ें अच्छी लग रही। अभी भी समय मुझे ये हेड थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक, अगर आपने नेगेटिव स्पेस का लोगो डिज़ाइन करना है, आप सिंपल शेप क्रिएट कर लें, देन उसको पहले सारी चीज़ें प्लान कर लें कि किस तरह आपने लेटर्स असेंबल करने हैं अपने, और किस तरह आपने शेप को उसमें से काटना है। तो ये एक बड़ी मज़े की एग्जांपल थी एक नेगेटिव स्पेस लोगों की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।